इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लर्न कर सकें अबाउट पर्सनल सक्सेस, पर्सनल मैनेजमेंट और हम जान सकें कि बेसिकली ये है क्या, इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है और याद रखें कि अगर कोई पर्सन पर्सनली इफ़ेक्टिव है, उसकी पर्सनल मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अपनी टीम लेवल और अपनी जो एंटरप्राइज़ लेवल तक वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, ठीक है? दिस इज़ द कोर। तो मैं फॉर्मली सेशन स्टार्ट करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो वेलकम यू ऑल। डेफिनेटली ये आप लोगों की एक जो है पैशन है आप लोगों का, आप लोगों की ये विशंस है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है स्टीमफर्ट के प्लेटफॉर्म पे कि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लेके आएँ, कुछ ना कुछ रियल लेके आएँ। तो हमारे जितने भी सेशन गुजरे हैं, हमने उसमें कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल इनसाइट्स डिलीवर करने की या कोई ना कोई मॉडल प्रोवाइड करने की जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। तो आज भी हम सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेंगे टुवर्ड्स मोटिवेशनल टॉक, बल्कि हम आपके साथ एक मॉडल शेयर करेंगे कि आप पर्सनली सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं या पर्सनली इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सेशन है ये 2 आवर्स है नेक्स्ट, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे इंशाल्लाह। तो मीटिंग के रूल्स मैं क्विक इसका ओवरव्यू देता चला जाऊं। सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने रियल नेम्स यूज करें, क्योंकि हम लोगों ने आपको सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं, तो फिर हमें चैलेंज आता है आप लोगों की अटेंडेंस के साथ अगर वो मैच नहीं होती है आपके नेम के साथ। सेकंड वन, कुछ प्रीवियस सेशंस के एक्सपीरियंस के बाद हमने रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी हैं, जैसे अब माइक को हमने लिमिटेड कर दिया है, वीडियो को हमने लिमिटेड कर दिया है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती थी। तो बहरहाल जहाँ पे ज़रूरत होगी हम आपको अलाउ करेंगे, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आप म्यूटेड रहेंगे। आप चैट को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, और जहाँ भी आपका क्वेश्चन हो आप कोशिश करिए चैट क्वेश्चंस के लिए यूज़ करें, ठीक है? तो अगर कहीं पे आपका क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे साथ क्यू लिख दिया करें, हमें आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने इसका आंसर करना है, ठीक है? लिसन केयरफुली, अगर ये टाइम हमने यहाँ पे इफेक्टिवली स्पेंड करना है तो डेफिनेटली ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आप लोगों का फोकस होगा, और फोकस के लिए अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं तो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऑफ करनी पड़ेगी ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कर सकें। तो जहाँ पे आपकी कुछ क्यूरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप उसको चैट को यूज़ करें, ठीक है? आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? हम रिकमेंड करेंगे कि आप चैट को ही यूज़ करें, ठीक है? और रिएक्शंस का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? नीचे जो बटन है उसमें एक रिएक्शन का बटन है, आप रिएक्शन भी दे सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी हो, ठीक है? और रिस्पेक्ट ईच अदर्स, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे लर्निंग के लिए हैं, डेफिनिटली हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और हमने इसी ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्टीमफर्ट का इंट्रोडक्शन देता चला जाऊँ। स्टीमफर्ट पैडागोजी प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एक पर्पस बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्टीमफर्ट के प्लेटफॉर्म से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली स्किल बिल्डिंग है। मुख्तलिफ तरह के हम स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम लेके आते हैं जिसमें टेक्निकल स्किल्स भी इंक्लूड है, जिसमें हम ईआरपी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। इसके अलावा इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं, ठीक है, जिसमें लीडरशिप वगैरह की हमने और अभी और बहुत सारे प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल स्किल हैं जिसमें हम क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह या फ्यूचर में हम कुछ और प्रोग्राम इससे रिलेटेड लेके आएंगे। तो स्टीमफर्ट बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है स्टीमफर्ट का, दैट इज एम्पावरिंग द कम्युनिटी थ्रू एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि जो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल स्किल है, उसको इजी किया जाए, एक्सेसिबल किया जाए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया और हमने वीकेंड पे मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो, इजी हो इनको ज्वाइन करना और अपना जो टाइम है आपका के लिए इफेक्टिवली स्पेंड करना। तो डेफिनेटली हर सेशन में कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है कि ऐसा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो और आपके लिए एक लाइफ लर्निंग बन सके। तो आप जो हमारा ग्रुप है बेसिकली स्टीमफर्ट प्रोग्राम अपडेट्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम उनकी अपडेट्स और नियरली वीकली हम एक प्रोग्राम लेके आते हैं, वो हम शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसका पार्ट रहें, ठीक है? और इसके अलावा आप हमें हेल्प कर सकते हैं हमारा इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपनी कम्युनिटी में हमें हेल्प करें इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो स्टीमफर्ट आप व्हाट्सएप चैनल पे आप मिल सकती है। इसके अलावा जो यूट्यूब पे आप स्टीमफर्ट की जितनी भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स हम अवेलेबल करते हैं। फेसबुक पे हमारी
जो प्रेजेंस है, और इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर हमारी प्रेजेंस है, हमारे पेजेस को आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं। बीइंग अ ट्रेनर, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं। माय नेम इज मुदस्सिर इरशाद, मैं सीईओ हूं स्टिमफर्ड पेडागोजी प्राइवेट लिमिटेड का। नियरली मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है दैट इज 12 इयर्स इन मल्टीपल डिफरेंट पोजीशंस एंड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मेरा जो बेसिकली मैं मैनेजिंग पार्टनर हूं आर्यो बिजनेस सोल्यूशन का, जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फर्म है। मैं फेलो मेंबर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा जो मेरा कोर एक्सपर्टीज रही है उसमें डिजिटलाइजेशन है, तो डिजिटलाइजेशन एक्सपर्ट हूं मैं। कारपोरेट ट्रेनर और कोचिंग जो करंट मेरा रोल है मैं वो कर रहा हूँ। बिजनेस कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट इशू से रिलेटेड, और इसके अलावा मैं लेक्चरर हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जिसमें आईसीएमए भी शामिल है। आप लोग मेरी प्रोफाइल फाइंड कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन विद द नेम ऑफ मुदस्सिर इरशाद। तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो कि आज का हमारा गोल है। उसमें सबसे पहले है व्हाट इज सक्सेस। अच्छा, सक्सेस की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं है। उसका रीजन ये है कि सक्सेस जो है वो एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। हर दूसरे पर्सन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। एक पर्सन के लिए शायद अब गोल्ड मेडल लेना सक्सेस है, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के लिए अफेक्टिव नॉलेज गेन करके उसकी एप्लीकेशन सक्सेस है, ठीक है। किसी पर्सन के लिए हाई इनकम अर्निंग सक्सेस है, किसी के लिए लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छी बैलेंस लाइफ गुजारना सक्सेस है, किसी का अपनी फैमिली के साथ एक जेन्युइन जो है वो सिंसियर टाइम गुजारना शायद ये सक्सेस है। तो हर पर्सन के लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो सक्सेस है, आपके जो भी गोल्स हो, हमारा यहाँ पे जो ज्यादा फोकस होगा बेसिकली वो होगा पर्सनल जो प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर। प्रोफेशनल में आपकी एजुकेशन आ सकती है, आप जॉब रोल आपका आ सकता है, ठीक है। मगर इसके साथ साथ आपकी जिंदगी का जो भी पर्पस है, जो भी गोल है, आप जिस जगह पे भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये वहां पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेस को समझने के लिए बेसिकली कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। और आगे थोड़ा बढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना रिक्वायर्ड था, जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें से नंबर 1 है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक बहुत कॉमन टर्म है, आप अपनी जिंदगी में सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं कि जी ये पर्सन बहुत एफिशिएंट है, या हमें एफिशिएंसी से काम करने की जरूरत है, या हमें अपने एक्टिविटीज में एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, या यानी ये टर्म ऐसी है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कॉमनली इसको इससे अवेयर होते हैं, ठीक है, अक्सर इसको सुन रहे होते हैं। तो एफिशिएंसी की अगर डेफिनेशन की जाए तो एफिशिएंसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम और लीस्ट ऑन इनपुट। यानी एफिशिएंसी क्या है कि आप मैक्सिमम रिजल्ट गेन करने की कोशिश करें, आउटपुट यानी कोई भी रिजल्ट आप जो चाह रहे हैं, और किस तरह कि विद मिनिमम इनपुट, मगर उस पर एक चीज का ख्याल रखना है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली मिनिमम इनपुट तो आ सकती है, मगर उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई तो शायद वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो एफिशिएंसी को अगर मैं दोबारा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूँ तो एफिशिएंसी से मुराद ये है कि हम थोड़े रिसोर्सेज के साथ, थोड़ी इनपुट्स के साथ अगर ज्यादा गेन करें तो इट मींस वी आर एफिशिएंट। और एफिशिएंसी के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ कंपैरेटिव होने की जरूरत है कि किसकी निस्बत एफिशिएंट, ठीक है। मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से ये एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे। मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज मूविंग 1000 bricks in 2 hours फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, ठीक है। तो मिस्टर ए कोई पर्सन है जो कि 1000 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर रहा है, तो ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें, देयर इज अ मिस्टर बी। मिस्टर बी इज मूविंग 1000 bricks in 1 hour फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वी, ठीक है। मिस्टर ए क्या कर रहा था, वो भी 1000 जो ब्रिक्स है मूव कर रहा था, मगर वो 1000 ब्रिक्स मूव कर रहा था 2 आवर्स में। अच्छा, कंपैरेटिवली जो मिस्टर बी है वो यही काम कर रहा है, वो 1000 ब्रिक्स ही मूव कर रहा है, मगर वो कर रहा है 1 आवर में। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हु इज मोस्ट एफिशिएंट। जी, सोच लें, मैं दोबारा यहाँ पे
जवाब ए का आ रहा है। मिस्टर ए इज मूविंग 1000 bricks in 2 hours while मिस्टर बी इज मूविंग 1000 bricks in 1 hour। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है? हमाद काइंडली आप चैट यूज कीजिए प्लीज। जी, तो जो ज्यादा एफिशिएंट पर्सन है दैट इज मिस्टर बी। ठीक है, क्योंकि मिस्टर बी वही काम जो मिस्टर ए कर रहा है 2 घंटे में, मिस्टर बी कर रहा है वो 1 घंटे में। ठीक है, आउटपुट सेम है। ठीक है, इनपुट में डिफरेंस है, वो 2 घंटे लगा रहा है, ये 1 घंटा लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मिस्टर बी इज मूविंग 1000 bricks in 1 hour, इट मीन्स मिस्टर बी इज मोर एफिशिएंट देन मिस्टर ए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे उसने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया और ज्यादा एफिशिएंट बन गया। तो मेजरिंग ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेजर करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, नंबर 1 सेम आउटपुट विद रिड्यूस इनपुट। जैसे आपने देखा कि 1000 bricks in 2 hours। ठीक है, एक था। नंबर सेकंड यानी आउटपुट सेम है। अगर पहले वाली सिनेरियो की हम बात करें तो यहाँ पे आउटपुट सेम है। ठीक है, 1000 bricks ही हैं। आउटपुट क्या है? बेसिकली ईंटों की मूव करना ना, ये आउटपुट है। रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, तो आपने जो एफर्ट लगाई वो कितने आवर्स की लगाई, वो इनपुट है। ठीक है, तो आउटपुट दोनों के सेम है मगर इनपुट का डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली एफिशिएंसी को मेजर किस तरह किया जाता है कि या तो आपने सेम आउटपुट मेजर की हो विद लीस्ट इनपुट, तो हम फिर भी कह सकते हैं कि दैट इज एफिशिएंट। ठीक है, या हम इसको एफिशिएंसी में मेजर कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड कर पाए आप इस चीज को? ठीक है, रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाए तो काइंडली रिएक्शन को यूज किया करें। अच्छा, सेकंड, आप लोगों ने इनपुट सेम रखी मगर आउटपुट बढ़ा दी। ठीक है, एक सेकंड सिनेरियो है कि जहां पे इनपुट सेम है 2 hours, एक पर्सन ने भी 2 hours स्पेंड किए, दूसरे पर्सन ने भी 2 hours स्पेंड किए, मगर एक पर्सन ने 2 hours में जो आउटपुट दी वो 2000 थी और दूसरे पर्सन ने जो 2 hours में आउटपुट दी वो 1000 थी। ठीक है, तो आप डिफरेंस अंडरस्टैंड कर पाए? जी मरियम, शायद मैं बता देता हूँ कि बेसिकली एफिशिएंसी का तल्लक जो है रिलेशन है इसका इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट कोई भी टास्क जो हमारा आउटकम निकल रहा होता है वो हमारे लिए आउटपुट कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी जो हमारे लिए रिजल्ट निकल रहा है वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर ए था जहां पे हमने देखा, ठीक है, उसने 1000 bricks एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव की 2 hours में। ठीक है, अच्छा, अब जो सेकंड पर्सन था मिस्टर बी, उसने भी सेम ब्रिक्स जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसने ट्रांसफर की 1 hour में। ठीक है, आउटपुट सेम रही मगर इनपुट डिफरेंट थी। ठीक है, इनपुट से मुराद है दोनों की एफर्ट, ये टाइम एफर्ट बता रहा है ना कितनी एफर्ट की उन्होंने। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो है, एफ आपकी इनपुट सेम है मगर आउटपुट वेरी की। ठीक है, दोनों ने 2-2 घंटे लगाए, एक ने 2 घंटे में 1000 इंच ट्रांसफर की और दूसरे ने 2 hours में 2000 bricks ट्रांसफर की। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि आपकी इनपुट आउटपुट के रिलेशन का। ठीक है, तो एफिशिएंसी की मेजर का तल्लक बेसिकली इनपुट आउटपुट के रिलेशन के साथ होता है। अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ओके, अगर नहीं तो मुझे बताएं, मैं इस पे फर्दर ऐड करूं कुछ या एक्सप्लेन करूं इस कंसेप्ट को। ऑलराइट, अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने अभी देखा कि इनपुट सेम रही, आउटपुट बढ़ी। इस सिनेरियो में आउटपुट सेम रही, इनपुट बढ़ी। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनपुट भी कम हो जाए और आउटपुट भी बढ़े? कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है? ठीक है, कि हम इनपुट भी, जैसे यहाँ पे हम फर्ज कर लें कि 1 घंटे को हम रिड्यूस करके आधे घंटे पे ले जाएं और इसके साथ साथ हम बेसिकली जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करके हम 5000 10,000 पे ले जाएं। ठीक है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? कैसे? अब देखा, दोनों सिनेरियो है, मैं आउटपुट भी बढ़ा रहा हूं और मैं इनपुट भी रिड्यूस कर रहा हूं। जी मुदस्सिर मुगल ने बिल्कुल ठीक जंप किया, बहुत क्विकली, दैट इज टेक्नोलॉजी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्नोलॉजी ने कैसे चीजें एफिशिएंट कर दी हैं, कैसे बेहतर कर दी हैं, ठीक है। आप अंदाजा करें लीवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा लीवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का आप बेनिफिट अपनी लाइफ में, आप देखिए को मिस्टर सी है, वो क्या यूज कर रहा है, वो एक ट्रक यूज कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, मूविंग 10,000 ब्रिक्स इन हाफ एन आवर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, ठीक है। तो अब देखा कि उसने किसी दूसरे पॉइंट की लीवरेज को यूज किया और जो ज्यादा एफिशिएंसी गेन की, ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड कर पाए। अगर इसी चीज को अब मैं ट्रांसलेट करूं पर्सनल सक्सेस में, तो आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस का दौर है, ठीक है। देखिए आप कितने ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अपनी लाइफ में, आप कितनी एफिशिएंसी से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर हम रियलाइज कर पाए टेक्नोलॉजी की लीवरेज को, कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके जो वंडर्स कर सकते हैं, जो चीजें हम आज कर रहे हैं हम का इससे कहीं ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना और बढ़ाते ही चले जाना। देखिए दुनिया में नए से नए इनोवेशंस क्या आ रही हैं, वो टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहे हैं ना। वो जब टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो प्रोसेस की एफिशिएंसी को भी बेहतर कर रहे हैं, वो रिजल्ट ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे चले जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस जो करियर बिल्डिंग के सेशन में भी एक एग्जांपल दी थी कि देखें एक वक्त था कि जानवर इंसानों से तेज दौड़ते थे, आज इंसान जानवरों से ज्यादा तेज चल दौड़ सकता है या ज्यादा तेज जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक वक्त था सिर्फ परिंदे हवा में उड़ सकते थे, आज इंसान उनसे ऊंचा हवा में उड़ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी की लीवरेज यूज करनी पड़ेगी। अगर हम आज टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एफिशिएंट नहीं है, और अगर हम एफिशिएंट नहीं है तो हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीजें हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं आप लोगों के थॉट प्रोसेस को इग्नाइट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको एक एक कम इंस्पायरेशन दे सकता हूँ कि चीजें इससे हटके की जा सकती हैं, ठीक है। आगे रिजल्ट क्या होंगे और कैसे आपने गेट करने हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जी। तो अगर ये मेरी डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल एफिशिएंसी मेजर्स की, ठीक है, जो मैंने खुद इसको डिफाइन किया है। हॉरिजॉन्टल जो बेसिकली एफिशिएंसी मेजर है वो क्या है कि कंपेयरिंग मिस्टर ए विद मिस्टर बी, ठीक है। हमने दो लोगों को कंपेयर किया और हमने देखा कि यहाँ पे मिस्टर बी ज्यादा एफिशिएंट था, ठीक है। कंपेयरेबिलिटी के फायदे भी हैं, कंपेयरेबिलिटी दूसरों के साथ करने के नुकसानात भी हैं। जो कंपेयरेबिलिटी के फायदे हैं वो ये हैं कि अगर कोई आपसे ज्यादा एफिशिएंट है, आपसे ज्यादा वो परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको एक बेंचमार्क बना के आप उतना ही परफॉर्म या कम से कम उसके बराबर आ सकते हैं या उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसके नुकसानात ये हैं कि आप अगर किसी ऐसे लोगों में हैं जो कि एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप भी उनमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके उसी जगह रुक जाएंगे, आप शायद अपना फुल पोटेंशियल यूज ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हर पॉइंट के ऊपर ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल एफिशिएंसी मेजर का कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर पाए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। जी अच्छा जी, जो आप लोगों के लिए है ना दैट इज वर्टिकल एफिशिएंसी मेजर, ठीक है। जो आप लोगों के लिए है दैट इज वर्टिकल एफिशिएंसी मेजर। व्हाट इज वर्टिकल एफिशिएंसी मेजर? वर्टिकल एफिशिएंसी मेजर से मुराद ये है कि आप लोग अपने आप को कंपेयर करो, सिर्फ अपने आप को किसके साथ, अपने प्रीवियस के साथ। आपने अपने हर दिन को पहले से बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है। आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, आपका जो कल था आपका आज उससे बेहतर है, आपका जो आने वाला कल है वो आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो, वो आपके आज से बेहतर हो। एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंस इन चीजों की है,
ठीक है। और इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि हम बड़े बड़े स्टेप्स लें, छोटी छोटी, मतलब आप डेली 1% बेहतर करने की कोशिश करें, डेली सोचने की कोशिश करें, ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करें कि मैं कैसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकता हूं, मैं कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता हूं। ठीक है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक बुक रीडिंग कर रहा था, उसमें उसने एक स्टेटमेंट लिखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा देखो, $1 बिलियन क्वेश्चन है ये, आप खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो ये जानने के लिए आप ये जाने कि जो चीज आप आज कर रहे हैं, आप इसको अगर डबल यानी उसमें आप डबल उसकी आउटपुट जनरेट करना चाहें, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है कि आज से 1 साल पहले या कुछ अर्सा पहले मैं जो ये ट्रेनिंग फिजिकल डिलीवर कर रहा था, तो मैं शायद 10 to 15 लोगों तक पहुंच रहा था। आज टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं शायद जिनके साथ हमारा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, मगर हम अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां से हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना शुरू की। तो आप लोगों की लाइफ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करें कि लीवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपका हर जो आने वाला दिन है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर हो, आप ज्यादा एफिशिएंट हो उसमें। जी, इसमें एक क्वेश्चन है मोहम्मद यासिर का, टू होम वी should compare ourselves, like in today's age and due to technological connection not physical, we get deceived by someone personality and achievement etc। ठीक है। देखो, कंपेरेबिलिटी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल एफिशिएंसी मेजरमेंट की बात की है, तो आप देखें कि आप जिसको, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई क्लियर गोल होना चाहिए। ठीक है। फिर आप देखें कि जो क्लियर गोल आप अचीव कर रहे हैं, आपसे आगे ऑलरेडी कौन जा रहा है। ठीक है। जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, कौन ऐसा जो आपसे 1 साल 2 साल 3 साल सक्सेसफुली वो लीड कर रहा है। ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एफिशिएंसी मेजर में। मगर जब हम बात करते हैं वर्टिकल एफिशिएंसी मेजर में, तो आपने जब देखो, जब आपका कंपटीशन आपके साथ है और आपको पता है कि मैंने अब खुद को डेली 1% अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। अब देखिए, आप डेली 1% बेहतर करेंगे तो मंथ में ये 30% होगी। ठीक है। तो आप इंप्रूव करते चले जाएंगे ना, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ओवररन करते गुजर जाएंगे। ठीक है। जिनसे आप आगे निकल जाएंगे, जिनसे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी सबसे पहले स्टेप पे चीजों को सिंप्लीफाई हम अगर ये करें, तो हम ये करते हैं कि कम से कम हम खुद के साथ कंपेयर करें। जो चीज मैं आज कर रहा हूँ, कल मैंने इसको एक बेहतर तरीके से करना है, इसको एक नए मेथड से करना है। और आज मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करो, गूगल करो, चैट जीपीटी पे ढूंढो इसका और वे क्या हो सकता है, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं कैसे ज्यादा एफिशिएंटली डील कर सकता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको कर चुके हुए हैं। ठीक है। सिर्फ जो रिक्वायर है वो आपकी थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट है। ठीक है। मोहम्मद यासिर, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ? काइंडली मुझे रिएक्शन से या चैट में बता दीजिएगा। ठीक है। अगर फर्दर कोई क्यूरी हो तो फिर भी जरूर बताइएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है पर्सनल सक्सेस में, दैट इज अफेक्टिवनेस। ठीक है। अफेक्टिवनेस एक अगेन ऐसी टर्म है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं एफिशिएंसी के साथ। ठीक है। मगर ये टर्म शायद अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपली आप लोगों तक पहुंचाऊं कि इफेक्टिवनेस का तल्लक है, इट इज अबाउट अकॉम्प्लिशिंग डिजायर्ड आउटकम्स एंड मेकिंग अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट। ठीक है। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि जो चीज आप कर रहे हो वो क्या आपके गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, या इन अदर वर्ड्स के सिर्फ वही काम करो जो आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके पर्पस को अचीव करने के लिए जरूरी है, जो वहां पे आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है। सिर्फ फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर करो, सिर्फ फोकस उन चीजों के ऊपर करो। ठीक है। अंडरस्टैंड कर पाए आप लोग कि इफेक्टिवनेस का तल्लक इस चीज के साथ है कि आप वही काम करें जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। ठीक है। मैं देखो, एक जनरल सा क्वेश्चन है, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करूंगा क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। मैं एक चीज सोच रहा था कि जैसे वीकेंड पे ऑफ किया गया स्मोक को कर्टेल करने के लिए। ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं इसको डिबेट में नहीं जाऊंगा ये ठीक है या नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या ये एक्शन इफेक्टिव है। अच्छा, ये इफेक्टिव कब होगा? जब वाकई ही इसका इम्पैक्ट मेजरेबिलिटी में आपको नजर आए कि वाकई वो स्मोक कम हुई है। ठीक है। अब देखते हैं जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही होती हैं जो इफेक्टिव नहीं होती।
जो उनको उनके गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल नहीं होती। मतलब आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट का गोल क्या है कि मैं अपनी एजुकेशन को एक नॉलेजफुल जो मैं यहाँ से रिसोर्स होके अपनी एजुकेशन को क्वालिफाई करूं, ठीक है। तो क्या वो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो तब इफेक्टिव होंगे अगर वो लीड कर रहे हैं उसके गोल की अचीवमेंट की तरफ। इसी तरह अगर एक हम प्रोफेशनल रिसोर्स की बात करें, मतलब कोई प्रोफेशनल रिसोर्स है, कोई जॉब कर रहा है एक पर्सन, वो अपनी लाइफ में उसके करियर के वो गोल है, वो किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, ठीक है। उस टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो जो वो चीजें कर रहा है, ठीक है, क्या वो रिजल्ट लेके आ रही है उसके गोल की तरफ, उसको लेके जा रही है। तो इफेक्टिवनेस का तल्लक इस चीज के साथ है कि आप वो रोल परफॉर्म करो, वो काम करो जो आपके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो, ठीक है। जैपनीज ने बेसिकली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के मॉडल के ऊपर अपनी जो इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस या बिजनेस की सक्सेस गेन की, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर देखो कस्टमर का को किसी भी प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एंड रिजल्ट उसका क्या है, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन। तो इसमें सिर्फ वही फीचर्स ऐड करो जो कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें वो इफेक्टिव नहीं है, जो उसकी उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे रहे, उनको ऑफलोड कर दो, ठीक है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ना। तो इस तरह बहुत सारी जो जो डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे जो बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, वो जब भी हम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हो, क्या वो हमारे जो करियर का गोल है, हमारी जो लाइफ का गोल है, क्या उसके लिए वो इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। बेसिकली इफेक्टिवनेस उसकी ये एग्जांपल है, ठीक है। उसकी यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, ड्यूरिंग अ टीम प्रोजेक्ट एट वर्क एन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन क्लियरली एंड कंसाइजली विद टीम मेंबर्स, ठीक है। नॉर्मली टीम मेंबर्स की जब बेसिकली एक टीम बनाते हैं 5 to 7 पर्सन की, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, या आप किसी भी टीम की, आप हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम की एग्जांपल लें, अगर उनकी आपस में कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो रही है, उससे जो लोगों जो प्लेयर हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। अगर हम कोच की एग्जांपल है, कोच उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो क्लियर बता रहा है, कंसाइज फॉर्म में बता रहा है, उनको सिंप्लीफाई करके बता रहा है और उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इट मीन्स कि बेसिकली जो वो कम्युनिकेट कर रहा है वो इफेक्टिव है, ठीक है। अगर उसकी कम्युनिकेशन से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उसका मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की मैं दोबारा एग्जांपल पढ़ देता हूं, इट इज अबाउट अकॉम्प्लिशिंग डिजायर्ड आउटकम्स एंड मेकिंग अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली वो एरिया जहां पे आप डिजायर्ड आउटकम भी लें और एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकें, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि आपको आपके लाइफ के जो गोल हैं उनके बारे में पता हो, ठीक है। जी, मुदस्सिर मुगल उनका एक कोई कमेंट आया है, फॉर एग्जाम्पल वी शुड प्रिपेयर फॉर आवर कमिंग एग्जाम्स बट वी आर here in this meeting so ultimately is not helping us to achieve our actual goal। अच्छा, इंपॉर्टेंस जो है ना गोल की है, मुदस्सिर आपका जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, देखो आपका गोल शॉर्ट है या आपका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका गोल सिर्फ एग्जाम को पास करना है तो ठीक है, फिर शायद आप यहाँ पे जो आप टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये सबके लिए, ये सेशन सबके लिए, इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। इसमें ऐसी स्किल्स हैं जो आप वहां पे भी आपको हेल्प करेंगी, मगर शायद आप इसको अगर छोटी सोच के साथ लोगे ना तो ये शायद इतना इफेक्टिव ना हो पाए। मगर आपका गोल तो सिर्फ एजुकेशन नहीं है ना, एजुकेशन से आगे आपने क्या करना है, वो एजुकेशन आपने अप्लाई कहाँ पे करनी है, वो आपके लिए हेल्पफुल कैसे होगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि कोशिश करें कि एक बिगर गोल के बारे में सोचें, ठीक है। एक बड़ा गोल आपको डेफिनेटली इंस्पायर करता है ज्यादा एफर्ट को इनपुट करने के लिए, ठीक है। और एक छोटे गोल के साथ नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन से आगे क्या होगा, आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उससे ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए इफेक्टिव है, आप और आपकी लाइफ के लिए इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से लर्न कर रहे हो कि आप अपने फ्यूचर में अपने गोल में कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक। थैंक यू मुदस्सिर। ओके, पर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। पर्सनल इफेक्टिवनेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स एंड गोल्स व्हाइल मैक्सिमाइजिंग देयर पोटेंशियल एंड यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन इफेक्टिव है, ठीक है,
जब वो अपने डिजायर्ड गोल जो है, जिस मकसद के लिए वो एफर्ट कर रहा है, देखिए कुछ लोगों के गोल डिफाइन होते हैं, रिटर्न होते हैं, कुछ लोगों के डिफाइन नहीं होते मगर वो एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जिसके जिस तरह के भी गोल हैं, वो कहता है कि अगर उनको वो इफेक्टिवली अचीव कर पा रहा है अपने डिजायर्ड गोल को, और उसमें वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहा है और मिनिमम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हुए उस गोल को अचीव कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि वो पर्सन पर्सनली इफेक्टिव है। ठीक। और याद रखें, लाइफ इज टू शॉर्ट टू प्ले स्मॉल विद योर टैलेंट। आप लोग टैलेंटेड लोग हैं, आप जितने भी मौजूद हैं, आपके पास कोई ना कोई ऐसा यूनिक टैलेंट है जिसकी वजह से कुदरत ने आपको यहाँ पे मौजूद रखा हुआ है। नहीं तो कितने ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ आते गए और शायद आज वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है, या वो उस दुनिया में नहीं है। अगर कुदरत हमें मौका दे रही है तो हमारे उस पोटेंशियल की वजह से दे रही है, हमारे उस रोल की वजह से दे रही है जो दुनिया में मौजूद है। तो जब हमारा वो रोल मौजूद है तो याद रखें कि लाइफ जो है ना, वो लाइफ इज टू शॉर्ट टू प्ले स्मॉल, ठीक है। तो कोशिश करें कि कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की, और बड़े इम्पैक्ट के लिए लाजमी नहीं है कि हम शुरू ही बड़े से करें, शुरू छोटे से कर सकते हैं हम, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप से कहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हम चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपना रोल जो है वो इम्पोर्टेंटली प्ले कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली जो कुछ डेफिनेशंस के बाद हम आते हैं, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर पर्सनल सक्सेस, जो हमारा 4 पिलर मॉडल है। तो दैट इज द मॉडल, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल सक्सेस और पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके डिफाइन करूं तो आप लोगों की जो पर्सनल सक्सेस है इस मॉडल के मुताबिक वो इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में पर्सनली इफेक्टिव होना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये 4 पिलर्स हैं जिस पे आपको वर्क करना बहुत जरूरी है, जिसमें से नंबर 1 है योर हेल्थ सेट, दैट इज योर फिजिकल पार्ट। नंबर 2 है योर माइंड सेट, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल पार्ट। नंबर 3 है योर हार्ट सेट, दैट इज योर इमोशनल पार्ट। एंड नंबर 4 है योर सोल सेट, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी पार्ट, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दीज आर 4 पिलर्स जिनके ऊपर आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 है हेल्थ सेट, ठीक है। अब हेल्थ सेट है क्या, तो याद रखें कि हेल्थ सेट जो है देखें, हर चीज जो है ना दुनिया में, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी है, ठीक है, एक उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स जोड़ के उसको गाड़ी बना दिया गया। इस तरह बाइक एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप देखते हैं उसका इंजन, उसकी वो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स है, व्हील्स वगैरह को जोड़ के तो इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया गया ताकि वो इफेक्टिवली परफॉर्म करें। कोई बिल्डिंग है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक वो परफॉर्म करती है, ठीक है। इसी तरह कुदरत ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो हमें एक स्ट्रक्चर के साथ भेजा है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है दैट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें जो बेसिकली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हमें बॉडी में दिए गए दैट इज अ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है कि हम इस स्ट्रक्चर की कितनी केयर करें ताकि हम अपनी जिंदगी में हेल्पफुल हो सकें इसकी बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर ये बॉडी आपकी हेल्पफुल है, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर हेल्पफुल है तो आपकी लाइफ में आप ऐसी कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हो ना जो कि वाकई इंपैक्टफुल हो। अब एक पर्सन जब खुद हेल्दी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर उसके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, उसके गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो वो जिंदगी में कैसे इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। मुझे एक दफा याद है किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि जी सबसे अच्छी दुआ, उन्होंने कहा सेहत की दुआ मांगो। उन्होंने कहा सेहत के अलावा यानी इबादत वगैरह, उन्होंने कहा देखो अगर आप सेहतमंद होगे तो आप अच्छे तरीके से इबादत कर पाओगे ना। इसी तरह जिंदगी में हेल्थ सेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने इस हेल्थ सेट का, अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, आप ये ख्याल कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें जो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है, आपकी जो स्ट्रक्चर आपकी फाउंडेशन है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एक फिजिकल वेल बीइंग के बारे में कॉन्शियस हो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ इसकी बेसिक नीड्स हैं जिसमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल इनटेक है।
आप खुराक ऐसी लें, आप खाना ऐसा लें जो वाकई ही एक हेल्दी फूड हो, टाइमली लें, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि किस टाइम पे कौन सा खाना इफेक्टिव है, वो इनटेक लेनी चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों के इसके बारे में मुख्तलिफ राय है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ नहीं, मगर उनके बहुत ज़्यादा ऐसे जो मौजूद हैं फोरम्स या ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो उनकी हेल्प्स अवेलेबल हैं, इवन ऑनलाइन उनकी गाइड्स लाइन अवेलेबल हैं। तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देख सकते हैं आप लोगों के लिए क्या हेल्दी है, क्या इफेक्टिव है, क्या हेल्पफुल है, ठीक है। अगर हम हदीस की रोशनी में जाएं तो बेसिकली जैसे हमें कहा गया है कि अपने अपना जो पोर्शन है अपनी भूख का, उसके 3 पार्ट करने हैं। एक में खाना, एक में पानी और एक को खाली छोड़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, ठीक है। नंबर, अपनी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखें, जहां तक पॉसिबल हो हम अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर को केयर करें, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे जो परहेज करें जहां पे हो, मसलन अब बहुत सारे लोग वन व्हीलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये शौक हो सकता है, मगर उससे कहीं ना कहीं ये चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर है, शायद हम उससे आगे लॉन्गर टर्म में अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो हम शायद उससे लॉन्गर टर्म में कोई इफेक्टिव बेनिफिट ना उठा सकें, ठीक है। ऑप्टिमल स्लीप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने सबसे कॉमन देखा है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगह पे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अब मैंने नॉर्मली एक ये चीज फील की है कि स्टूडेंट शायद रात को सोते नहीं है। क्लास में देखो, आपकी बॉडी की एक नीड है, स्लीप आपकी बॉडी की एक नीड है, ठीक है। और बेसिकली 6 to 7 आवर जो एक नॉर्मली स्टैंडर्ड कहा जाता है कि स्लीप एक नॉर्मल एक बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर हम एक बॉडी की नीड को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है कि जब आपको उसकी जरूरत होगी वो आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि जो जो चीजें हकायक हैं, जो रियलिटीज हैं, अगर आपकी एक बेसिक नीड है तो उस नीड को फुलफिल करो, ताकि जब आपको स्ट्रक्चर की नीड होगी तो उसको आपके मुताबिक वो अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ पर्सनल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है, मगर स्ट्रक्चर को किसी ना किसी फॉर्म में आपने प्रेजेंट भी करना है। इसको प्रेजेंट करने के लिए देखिए डिफरेंट हम यूज करते हैं, मतलब हम लिबास का इस्तेमाल करते हैं, हमारा लिबास किस तरह का होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे आल्दो कि जो आज का दौर है वो शायद पहले की तरह जैसे इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो, आज उसके बारे उसमें रिलैक्सेशन हो चुकी है। मगर याद रखें कि आज भी जो कॉन्शियस लोग हैं वो अपनी इस नीड का ख्याल रखते हैं। देखिए, मैं एक पर्सन को जानता था, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता था, वो एक बड़े जूनियर लेवल के ऊपर था। मैंने कहा आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, मतलब आपकी एग्जेक्टिव लेवल की ड्रेसिंग है। उसने कहा सर क्योंकि मेरा विजन एग्जेक्टिव लेवल पे पहुंचना है, तो मैंने उसको पहुंचने के लिए अपनी ड्रेसिंग वैसे कर ली है, अपनी कम्युनिकेशन वैसे कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी चेंज कर रहा हूँ, मैं एग्जेक्टिव लेवल लोगों में बैठना चाह रहा हूँ। तो वो बच्चा था एक, मैं हैरान रह गया जब उसकी मैंने ये बात सुनी, ठीक है, कि आपने जिन लोगों में पहुंचना है, आपका जो गोल है, अपनी प्रेजेंटेशन उसके मुताबिक कर दो, ठीक है, अपने आप को उनके मुताबिक डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसमें आपके पर्सनल प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है। आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन से मुराद है कि आपकी ड्रेसिंग, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज की केयर नहीं कर पाते, ठीक है। मसलन जो कैजुअल ड्रेसिंग है वो ऑफिस में या वो स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन में बहुत कॉमन होती जा रही है, मगर इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो कि आप प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग की भी प्रैक्टिस करें, ताकि अगर किसी मौके के ऊपर आपको उसकी जरूरत पड़े तो आपको इरिटेशन ना हो, ठीक है, और सिचुएशन टू सिचुएशन उसको एडजस्ट भी करते चले जाएं। तो आई होप कि आपके ये जो हमारा हेल्थ सेट था इसके आंसर हो चुका है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैं किरण खान ने लिखा है कि सर माइंड हम बनाते हैं, बट जब हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो हम गिव अप कर लेते हैं, तो इसके लिए व्हाट्स योर सजेशन। अच्छा किरण, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा जहाँ पे हम हार्ट सेट की बात करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। ये कंपोनेंट बेसिकली हार्ट सेट का पॉइंट है। तो सबसे पहला जो हमारा पिलर था दैट इज और हेल्थ सेट। हेल्थ सेट से मुराद ये है कि हमारे पास एक इफेक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, ताकि हम उस बॉडी स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए उसके जरिए अपनी लाइफ में इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। अच्छा जी, नंबर सेकंड है दैट इज आर माइंडसेट, ठीक है। जो सेकंड पिलर है दैट इज आर माइंडसेट।
अच्छा, जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो याद रखें कि माइंडसेट से मुराद है क्या, ठीक है। जस्ट अ मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेकंड पिलर, दैट इज आवर माइंडसेट। तो माइंडसेट बेसिकली मैंने कुछ चीज़ों को जो ब्रेक किया है यहाँ पे, उसमें एक ब्रेक है कि हमारी जो दो चीज़ें हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि मैनेजमेंट पार्ट और लीडरशिप पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा माइंडसेट है दैट इज आवर मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। कि हमारी बॉडी को और हमें अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स रिक्वायर्ड था जो कि कुदरत ने हमें एक माइंडसेट की फॉर्म में दिया, ठीक है। माइंडसेट हमारे लिए रोल प्ले करता है एक मैनेजर का, ठीक है। वो हमारे लिए रोल प्ले करता है, हमारे लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्लानिंग में हेल्प आउट करता है, या उसमें मल्टीपल ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। तो हम अभी देखेंगे माइंडसेट को, ठीक है। दैट इज आवर फिजियोलॉजिकल पार्ट। तो माइंडसेट में हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें से नंबर 1 है पावर ऑफ माइंड, नंबर 2 गोल सेटिंग्स, नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 5 डिसीजन मेकिंग, नंबर 6 रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 7 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नंबर 6 इज लेट गो द लिमिटिंग बिलीव्स। तो सबसे पहले आते हैं पावर ऑफ माइंड की तरफ, ठीक है। याद रखिए कि जो पावर ऑफ माइंड है, ये एक बेसिकली जो हमारा माइंड है ये एक बहुत पावरफुल मशीन है। कुदरत ने जो हमें रिसोर्स दिया हुआ है माइंड की शक्ल में, अंदाजा नहीं कर सकते, हम अंदाजा नहीं कर सकते इसकी इंपॉर्टेंस का। मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये वो लफ्ज है जिसको मैं अक्सर शायद मिक्स कर देता हूँ जी, दैट इज फिजियोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसमें जो सबसे पहले है, ठीक है, कि हम बेसिकली ये माइंड है जिसकी पावरफुलनेस की ज्यादा है बहुत सारी जगह पे। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने देखा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स, ट्रेनिंग के मॉडल्स ज्यादा सक्सेसफुल हैं जहां पे चीजें माइंडसेट से स्टार्ट की जाती हैं, ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले माइंड बनाओ। अगर आपने माइंड बिल्ड कर दिया, अगर आपने माइंड बना दिया, तो उसका मतलब है आपने 50% सक्सेस गेन कर ली। और जहां पे माइंड बिल्डिंग नहीं होती, ठीक है, तो वहां पे फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ माइंड को समझते हैं हम इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें से नंबर 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप नॉर्मली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हम जिस बारे में सोचते हैं अल्टीमेटली हम उसी को फेस करते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उनसे मिलते हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट में हो या किसी भी डिसीजन में, अगर जब वो आपसे कह रहे हो ना कि मुझे फियर है ये चीज हो जाएगी, मेरा फियर है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा फियर है मुझे लॉस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ऐसे लोग उस अपने उस फियर का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस फियर के बारे में सोचते बहुत ज्यादा है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, कहते हैं कि उनकी ये क्वालिटी ये है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेस के बारे में सोचते हैं। अच्छा, आप देखिए, सोचिए असर कैसे रखती हैं। इसके पीछे जो थीम है, कहता है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, आपका माइंड एक बड़ी ओबीडेंट मशीन है। अब जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो इसी से रिलेटेड वाइब्स आपके सामने लेके आता है। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो वो सक्सेस से रिलेटेड चीजें आपके सामने प्लेस करना शुरू कर देता है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे की जा सकती है। अगर आप फियर के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले आपके सामने फियर ही प्लेस करता है, ठीक है। इसकी मैं एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। आप लोग, सुबह मंडे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप में से ऑफिस गोइंग है। अगर आप ये सोचेंगे कि कल मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आपका माइंड क्विकली आपके सामने वो सिनेरियो बिल्ड करना शुरू कर देगा, वो रीजन मेंशन करना शुरू कर देगा भी आपको ऑफिस क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस वजह से नहीं जाना चाहिए, इस वजह से नहीं जाना चाहिए, शायद मैं नहीं जाऊंगा तो वो हो सकता है स्मोक ज्यादा हो, या ये रीजन हो, या वो रीजन हो, या मैं बीमार हो, या किस तरह के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है।
मैं सुबह क्लास लेने नहीं जाना चाह रहा, तो बिलीव करें आपके माइंड से ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे रीजन आने शुरू हो जाएंगे कि आपको वाकई लगेगा मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अब इसी का सेकंड सिनेरियो है, आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें कि मुझे ये चीज करनी है, तो आपका माइंड उससे रिलेटेड रीजनिंग आपके सामने लाना शुरू कर देगा। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो हमें लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज होता है, वो अब उनसे मिले ना, वो अक्सर उनका होता है कि शायद मसलन एक दफा एक पर्सन से मिला, उसने कहा कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। हालांकि फिजिकली वो सब ठीक था, मगर मसला उसकी मेंटल हेल्थ का था। वो सोचता वो ऐसे ऐसे था। ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है जिंदगी में परफॉर्म करने का, मगर रीजन क्या होता है कि बेसिकली जो उनकी थिंकिंग है, कि वो जिस तरफ सोचते हैं अल्टीमेटली वो उसी तरफ उनको लेके जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कोशिश करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने की। कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में एटलीस्ट 20 मिनट। वो अपने आप को जिस फॉर एग्जाम्पल आप में से सीईओ बनना चाहता है, तो वो 20 मिनट्स डेली अपने आप को सीईओ के रोल में सोचते हैं कि आई एम द रियल सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जब वो माइंड में हम कंसेप्टिवली ये चीजें करना शुरू कर देते हैं, तो माइंड बेसिकली हमारे लिए वो वेज बनाना शुरू कर देता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। नंबर सेकंड है आवर थिंकिंग स्किल। ठीक है। अबीर फातिमा, मैं आपके क्वेश्चन का इसके बाद आंसर देता हूँ पावर ऑफ माइंड के बाद। ठीक है। आवर थिंकिंग स्किल। अच्छा याद रखें कि बेसिकली जिस तरह कुदरत ने हमें बहुत सारी स्किल्स दी हैं, हमें बोलने की, सुनने की, चलने की, इस तरह थिंकिंग स्किल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है। अक्सर आप अपने एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द देखिए, अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा जाने तो आप देखेंगे कुदरत ने बहुत सारे जो रिसोर्सेज है ना हमें वो रेडी फॉर्म में दिए हैं, जैसे हवा, पानी वगैरह। ठीक है। मगर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें रॉ फॉर्म में दिए हैं और हमें अलाउ किया है कि आप लोग खुद इसको अपने मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक इसको एडजस्ट करो, इसको कस्टमाइज करो। तो ये दुनिया में ये चीजें कैसी आई हैं? थ्रू आवर थिंकिंग स्किल। ठीक है। कि ये सोचने समझने की सलाहियत है जो शायद हमें बाकी बहुत सारी जो अदर स्पीशीज है उनसे सेपरेट करती है। ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी स्किल को यूज करना, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना, जैसे हमने एफिशिएंसी में बात की कि मैंने अपने आज का कल के साथ कंपैरिजन करना है और कल का जो नेक्स्ट के साथ कि मैंने बेहतर कैसे करना है। तो हो सकता है हम अपनी थिंकिंग स्किल को अप्लाई करके हम नए से नए सोल्यूशन फाइंड कर सकें, हम बेटर से बेटर सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक है। तो थिंकिंग स्किल, इसकी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने प्रॉब्लम को सामने रखें, हम उस पर सोचना शुरू करते हैं, बिलीव करें ये क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स के नए सोल्यूशन फाइंड करो। क्रिएटिव थिंकिंग लाजमी ये नहीं है कि आपने पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें लेके आनी है। क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि जो चीज मैं आज कर रहा हूं मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूं, अगर मैं अपने माइंड से वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई करता हूं, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है। तो नया सोचें, नया करें, अपनी थिंकिंग सलाहियत को इस्तेमाल करें खुद अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ाने के लिए। बिग थिंकिंग, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी कि हम बड़ा गोल रखें, बड़ा सोचें। ठीक है। छोटे छोटे गोल्स नॉर्मली क्या होते हैं, वो अचीव होते हैं, वो लिंक्ड नहीं होते। गोल जितना बड़ा होगा, बड़े गोल रख के उसको छोटे गोल्स में ब्रेक कर लिया जाता है। मैं अपनी लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, दैट इज यूर बिगर गोल। मगर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। ठीक है। वो छोटे छोटे मेरे गोल्स हैं, जिसमें से पहले मेरी एजुकेशन है, फिर मैंने जॉब मार्केट में एंटर होना है, फिर मैंने यहाँ से ये लर्निंग करनी है, या मैंने बिजनेस करना है, या जो भी करना है। ठीक है। देखो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म है, हम इसको सिर्फ अर्निंग की हद तक लिमिटेड ना करें। ये बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने पोटेंशियल को यूज करते हैं। ठीक है। जहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को इफेक्टिवली अप्लाई कर सके और मैनेज कर सके। तो जितना बड़ा सोचेंगे बेसिकली आपकी लाइफ का स्पैन, जो आपके जो इम्पैक्ट का स्पैन है उतना ही बड़ा होगा जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो माइंड है वो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। ठीक है। नेगेटिव सोच में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए ऐसी ऐसी वाइब्स लेके आती हैं जो हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है। और जब स्ट्रेस आता है तो उससे हमारा जो पोटेंशियल है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अबीर फातिमा का क्वेश्चन है, सर अगर हमारा माइंड में किसी भी चीज का डर आ रहा हो कि कुछ इंसिडेंट होने वाला है, ये सिचुएशन तो माइंड सेट होगी। ठीक है।
बेसिकली देखें, डर जो है ना वो एक जिंदगी का हिस्सा है। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा माइंडसेट है दैट इज अवर मैनेजमेंट पार्ट, और जो मैनेजमेंट पार्ट है नॉर्मली इसका ज्यादा फोकस होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ और लो रिस्क की तरफ। ठीक है, मैं आगे जाके इसको डिस्कस करना चाह रहा था हार्ड सेट में, क्योंकि मैंने कुरान पाक में बहुत जगह पढ़ा, वहां पे कल्ब का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, दिल का जिक्र हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं सोचता था कि आप देखो, आप जो लिटरेचर को पढ़ लो, आप जिस भी सब्जेक्ट में, वहां पे माइंड का जिक्र ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है कि माइंड कहता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, मगर हार्ट लिमिटलेस है। ठीक है, अब देखते हैं ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो हार्ट पे डिपेंडेंट है। अब जो साइंस है, साइंस कहती है, देखो जब साइंस की डेफिनेशन पढ़ो तो नॉर्मली थियोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले ये कहते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप नहीं जान सकते शायद उसकी एग्जिस्टेंस पे आप बात नहीं कर सकते, जैसे खुदा का वजूद, मगर जो हमारा दिल है वो कहता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि जो माइंड है वो बहुत हद तक कैलकुलेटेड चलता है, ये लाइफ का पार्ट है, डर भी लाइफ का हिस्सा, मगर किस हद तक डर हमने अपने ऊपर अडॉप्ट करना है। आप अपने जिंदगी में या अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें, आपको बहुत सारे लोग बहुत फियरफुल मिलते हैं, वो आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे कहेंगे यार इस दफा मैंने फेल हो जाना है, इस दफा मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगना, इस दफा मेरी प्रमोशन नहीं होनी। अब ये वाला जो फियर है दैट इज टू मच, और आप देखेंगे अल्टीमेटली वो सिचुएशन से गुजरते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पर्सनल एक्सपेरिमेंट करने हैं। अबीर आई होप कि आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है, अगर नहीं तो काइंडली मुझे बताइएगा। अहमद खिजर का क्वेश्चन है, इफ वी एक्सपेक्ट सक्सेस एंड वी फेल हाउ कैन वी मैनेज दैट, मे बी इट डेमोटिवेटिव अस। ठीक है, अच्छा अहमद खिजर याद रखें कि देखो जो डेफिनेशन है ना फेलवर की वो बड़ी डिफरेंट है नॉर्मली। ठीक है, हम नॉर्मली फेल को समझते हैं कि हम गिर पड़े तो हम फेल हो गए। दुनिया में फेलवर की डेफिनेशन ये नहीं है। दुनिया में फेलवर की डेफिनेशन क्विट करने के साथ है, कि अगर आपने एफर्ट छोड़ दिया तो उसका मतलब है आप फेल हो गए। देखो अगर इसी फेलवर की एग्जांपल ले लो तो थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि नियरली उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, फेल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो तब उसने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया कि उसने लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर लिया। अब डिफरेंस क्या था कि उसने क्विट नहीं किया, और हमारे यहाँ क्या होता है, हम एक एफर्ट दो एफर्ट हम कहते हैं फेल हो गया बस हमने क्विट कर दिया। ठीक है, तो लाइफ में दिस इज द डिफरेंस। इसलिए अहमद खिजर सबसे पहले तो हम अपनी डेफिनेशन को ठीक करें। ठीक है, क्विटिंग, अगर आप क्विट नहीं कर सकते तो आपको अल्टीमेटली अब सक्सेस मिलेगी, मगर याद रखो देखो सक्सेस कई दफा वो नहीं होती जो हम समझ रहे होते हैं। कुदरत हमें हमारी एफर्ट को किसी और सूरत में नवाजना चाह रही होती है। ठीक है, सिर्फ इसीलिए हमें कहते हैं ना थोड़ी सी ओपननेस और अडॉप्टेबिलिटी का मुजाहरा भी करना चाहिए। तो अहमद खिजर आई होप आप इसको समझ गया होंगे, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू। जुहेब आपके भी क्वेश्चन का आंसर हो गया इस खिजर के साथ। अच्छा, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, ये एक मेरा डिफरेंट टर्म है। ठीक है, हर पर्सन के लिए कुछ ना कुछ गोल होते हैं, और हमने कोशिश करनी है, हमने अपने गोल देखने हैं। और हर पर्सन का जो देखो गोल है वो दूसरे से डिफरेंट इस वजह से हो सकता है कि उसका टैलेंट डिफरेंट है, उसका पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मली हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम दूसरों के गोल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। गोल बनाने का तरीका ये है, मैं आगे गोल सेटिंग आ भी रहा है, गोल बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आपने अपना पोटेंशियल देखना है, आपने अपना पैशन देखना है, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देखनी है। मेरा पैशन रीडिंग है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करता हूँ। फिर मेरा पैशन जब रीडिंग है तो दूसरा मेरा पैशन था कि मैं रीडिंग्स को जो जो नॉलेज है वो शेयर करूँ। तो आज देखिए मैं आप लोगों के सामने अपने उस पैशन को लेके उसको एक गोल में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, जिसमें से एक मेरी लाइफ का गोल जो आप लोगों के सामने वो ये है कि मैं जहां तक पॉसिबल हूँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं कंट्रीब्यूट दूसरों के लिए कर सकता हूँ तो उसको मैं करूँ। ठीक है, तो इसलिए आप अपने पोटेंशियल को देखिए और किस तरह आप गोल बना सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जी मुदस्सिर मुगल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपने ठीक कहा। मुदस्सिर मुगल ने लिखा है कि सर बट इट इज अ लॉजिकल एज वेल, हाउ इट इज पॉसिबल दैट देयर इज समथिंग फ्रॉम नथिंग। ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग बिफोर दिस प्रेजेंट समथिंग, दिस समथिंग इज गॉड, it is not just a blind belief, this is the only logical and rational explanation according to me। ठीक है, अच्छा मुदस्सिर देखो अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैं इनको कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैंने सिर्फ आपको ना एक एग्जांपल बताने की कोशिश की है कि
अब अगर माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो वो मैंने बताया ना कि ये कैलकुलेटेड है, मगर जो हार्ट है, अब देखो आप सूरत बकरा का स्टार्ट पढ़ो ना, ठीक है, जहां पे वो आता है कि जो बिन देखे अपने रब पे ईमान लाते हैं, ठीक है, तो लॉजिकल बेसिकली हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों में नजर आएगा। तो बहरहाल ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे या सेपरेट प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, थैंक यू वेरी मच। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी गोल सेटिंग, ठीक है। अच्छा, गोल सेटिंग लाइफ में गोल की सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे मैंने एक कोट लिखी हुई है, यू कैंट विन अ गेम यू डोंट प्ले। अब उस गेम को कैसे जीत सकते हो जो आप खेल ही नहीं रहे, ठीक है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल इज द ड्राइविंग फोर्स। ये आपको बेसिकली डायरेक्शन देती है, ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको लेके जाती है किसी न किसी डायरेक्शन में आपने जाना है, ठीक है। वो कहते हैं ना, नॉर्मली वो जो उसके बारे में था, एक शिप के बारे में कहते हैं, जिस जहाज की कोई मंजिल ही ना होती, वो जिस जगह पे भी पहुंचे वही उसकी मंजिल बन जाती है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपने गोल के बारे में पता हो, आपने अपना गोल डिफाइन किया हो, आप पहुंचना कहाँ पे चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप गोल डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी रिसोर्सेज की एलोकेशन में हेल्प होती है कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके आपके फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, आपके जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, ठीक है, या आपका टाइम वगैरह, ये आपने किस डायरेक्शन में एलोकेट करने हैं, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं ना, या तो आपको आगे से पुल किया जाए या आपको पुश किया जाए। तो जो स्ट्रेटजी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पे, वो पुल की स्ट्रेटजी है कि अपना गोल सेट करें और उस गोल की तरफ चलें, ठीक है। मगर ये भी जरूरी नहीं है कि आपने जो गोल कर लिया वो फिक्स है, गोल बेहतर नहीं हो सकता, गोल बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, हमारा नॉलेज अपग्रेड होता है। ये ऐसे ही है ना, एक चीज को हम बहुत दूर से देखते हैं, धुंधली नजर आती है, ठीक है, हमारी उसके बारे में एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, मगर ज्यादा करीब जाके देखते हैं तो शायद एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जिंदगी में गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो है कि आप अपनी जिंदगी में क्या इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो। वो आपका प्रोफेशनल गोल हो सकता है, वो आपका पर्सनल गोल हो सकता है, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की थी कि एक अकम्प्लिश लाइफ गुजारना, एक ऐसी लाइफ जिसमें आपने मैक्सिमम अचीवमेंट्स की कोशिश की हो, मैक्सिमम इंपैक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की होगी, ये भी तो एक गोल है ना। और ये प्रोफेशनल भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखो, जो प्रोफेशनल लाइफ है, मैं तो समझता हूँ कि अगर हम अपने जॉब या अपने बिजनेस में एक ईमानदारी और अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं, ये भी नेकी है, ठीक है। और ये हमें बेसिकली उसमें गोल सेट करना, अपने किस रोल पे जाना है, अपने किस रोल पे जाके ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करना है, ये भी एक ऐसा पर्पस हो सकता है लाइफ के लिए जो बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ प्रोफेशनल लाइफ में गोल्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास गोल है तो आपके माइंड के लिए बहुत इजी होता है, आपके माइंड सेट को डिसीजन लेना कि उसने रिसोर्सेज को किस डायरेक्शन में एलोकेट करना है, ठीक। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। जी, ईमान ताहिर का क्वेश्चन है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी फेलियर को अडॉप्ट करना चाहिए, शायद उसी फेलियर में सक्सेस हो, या उस फेलियर को लीव कर देना चाहिए, जैसे फ्यूचर में इसी से रिलेटेड मजीद फेलियर हो सकती हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें बेसिकली कमिटेड कब तक रहना चाहिए और क्विट कब करना चाहिए। ईमान, ये एक ऐसी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखो, व्हेन यू आर अवेयर, अगर आपको लग रहा है कि आप जिस गोल के ऊपर हैं, जिस रास्ते के ऊपर हैं, वो वाकई ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमें लग रहा होता है कि मैं फेल नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं जिस रास्ते के ऊपर हूँ, डेफिनेटली शायद ये रास्ता मेरे लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है, मुझे इस पे अपनी ज्यादा एफर्ट पुट करनी चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ बिजनेस में या स्टार्टअप मार्केट में ना।
स्टार्टअप की मार्केट में नॉर्मली जहां न्यू बिजनेसेस लॉन्च किए जाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कब क्विट करना है, कब तक एफर्ट करनी है, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्यों? क्योंकि अब आपकी प्रोडक्ट शायद ना चल रही हो या कस्टमर को उसकी नीड ना हो, तो कब तक मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूं, मैं कब तक उसको जो है उस पर एफर्ट करता चला जाऊं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली ना डिफरेंट मॉडल लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से जो एक मॉडल है वो लीन स्टार्टअप का मॉडल है, ठीक है। नॉर्मली जो लीन स्टार्टअप के मॉडल में इस चीज को बहुत बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया कि आप बहुत ज्यादा एडाप्टिव रहो, ठीक है। अडॉप्टिव रहो से मुराद ये होता है कि आप कोशिश करो कि ज्यादा फिक्स स्ट्रक्चर ना पालो, ठीक है, या बहुत ज्यादा ऐसी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स ना करो जब तक आपको श्योरिटी ना हो जाए कि जो आप कर रहे हो वो वाकई इंपैक्टफुल है। मसलन अब देखो एक बिजनेस है, उसने सोचा कि मुझे एक ऑनलाइन स्टोर बना के ग्रोसरी आइटम्स शिप करने चाहिए घरों में, और ये बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने बेसिकली बड़ा स्टोर लिया, गाड़ियां ले ली, सॉफ्टवेयर बना लिए, लोग हायर कर लिए, सारा सेटअप करके जब उसने लॉन्च किया तो साल 2 साल बाद उसको पता चला कि भाई मैं तो जो कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा था, ये चीजें आपस में मैच ही नहीं कर रही। मेरा गोल डिफरेंट है, मगर जो मैं अचीव कर रहा हूँ और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और जो रिजल्ट है, बोथ आर नॉट मैचिंग। अच्छा, अब कंपैरेटिवली एक दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक और पर्सन था, उसने भी यही सोचा कि ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, मगर उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, उसने कहा सॉफ्टवेयर मैं रेंट पे लेता हूँ अभी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइसेंस लेना, लाइसेंस ले लेता हूँ, और मैं सर्विसेज अभी दूसरे लोगों से लूंगा वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद ये होता है कि जितना आप काम लोगे उतना ही पे करोगे, यानी इसका मतलब आप जितना अर्न करोगे उतना ही उनको दोगे, ठीक है। उसने कोई स्टोर नहीं बनाया, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसने कहा मैं चीजें भी शॉप से उठाऊंगा, रेलिवेंट शॉप से, उनको मैं कहूंगा कि आप सप्लाई कर दें, मैं स्मॉल स्केल के ऊपर सबसे पहले इसको चेक करूंगा, मतलब एक छोटे से एरिया से मैं इसको ट्राई करूंगा क्या मैं जिस गोल पे जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको लगा कि मैं इसको शायद इसको और बेहतर करने की जरूरत है, उसने इसको स्विच किया, अडॉप्टेबिलिटी थी ना उसके पास, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा चीजें फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे, उसने उसको और बेहतर किया, हत्ता के एक स्टेज आ गई कि उसको पता चल गया कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है और जो मैं दे रहा हूँ वो रिजल्ट क्या है, ठीक है। और आखिर में दोनों जब वो मैच कर गए तो उसने क्या किया, अपना जो गोल है वो फाइनली, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, वो उसने वो जो पॉइंट था वो अचीव कर लिया जहां पे वो पहुंचना चाह रहा था, ठीक है। तो इस तरह जब हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्री वर्क नहीं करते, ठीक है, वो किसी या तो गोल बहुत क्विकली बना लेते हैं या वो किसी का गोल अडॉप्ट करते हैं। मैं नॉर्मली कहता हूं कि देखिए हर पर्सन के लिए सिचुएशन डिफरेंट है, आपके लिए सिचुएशन डिफरेंट है, आप अपना प्री वर्क करें। अब सबसे पहले देखिए, इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट करो अपने पैशन से, क्योंकि आपका पैशन ऐसी चीज है जो कि आपको इंस्पायर करता है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा आपको जो ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वीकली एक सेशन प्रिपेयर करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, उसको डिलीवर करता हूँ, किस वजह से? बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, ठीक है। मैं पर्सनल एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि शायद मैं इसको ज्यादा इफेक्टिवली आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं ये पैशनेट ना होता तो शायद मैं इसको 1-2 महीने बाद क्विट कर देता, मगर मुझे इम्पैक्ट इसलिए नजर आ रहा है कि आप लोगों की जो एंगेजमेंट है प्रोसेस में वो बता रही है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, इट मींस कि मैं जो कर रहा हूँ वो कम से कम वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मुझे इसकी तरफ और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप जब रास्ते पे चलते हो ना ईमान ताहिर, तो आपको बेसिकली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी इतना ब्लाइंड नहीं होता, कुदरत ने हर किसी को सलाहियतों से नवाजा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली उससे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे जिस रास्ते के ऊपर है मुझे अब यहाँ पे कितनी और एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, या वो नीड ऐसी है। थैंक यू जी, डेफिनेटली पैशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट, याद रखें टाइम ऐसा रिसोर्स है, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कि सबके पास अवेलेबल है। मैं रिपीट करता हूं कि टाइम ऐसा रिसोर्स है जो सबके पास एम्पल अवेलेबल है, ठीक है, सबके पास एक जितना अवेलेबल है, मगर जो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन का, ठीक है, एक अकॉम्प्लिश और अनअकॉम्प्लिश पर्सन का, वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। आप हमेशा देखोगे जो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल है वो अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं,
उन्होंने अपने टाइम को मल्टीपल बकेट्स में ब्रेक किया होता है। उन्होंने क्या न्यू लर्निंग करनी है, उन्होंने क्या न्यू लर्निंग करनी है, उन्होंने क्या नया सीखना है, ठीक है, उन्होंने किस जगह पे कितना टाइम स्पेंड करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब इस इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वारेन बुफे का मैंने एक कोट लिखा है, उसने कहा द रिचेस्ट इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी, ठीक है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस, इसलिए मैंने कहा कि जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में जो एक डिफरेंस है वो उनकी टाइम यूटिलाइजेशन आपको मिलेगी कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। एक और जो लिखा हुआ था कि जो अकॉम्प्लिश लोग होते हैं, ठीक है, जो अकॉम्प्लिश लोग होते हैं, याद रखें, उन्होंने कहा था कि उनके घर में बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। और आज तुम्हारा ट्रेंड बड़े डिफरेंट है और दूसरे का जो उसका अपोजिट उसने बताया था, ठीक है, जो उसने बताया था वो ये था कि उनके घर में बड़ी एंटरटेनमेंट की स्क्रीन होती हैं, ठीक है, जो इसका अपोजिट होता है। बहरहाल जी, टाइम इज रिप्लेसेबल, इट मींस के जो लम्हा गुजर गया वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आना, ठीक है। आज 19 नवंबर है 2023, 8:08 मेरे पास आ रहे हैं और कितने सेकंड होंगे, ये लम्हा अब जो गुजर गया ये हमारी जिंदगी में कभी रिपीट नहीं होना। इसलिए लम्हात की, मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि हम अपने मूवमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या वो मूवमेंट वैल्यू ऐड करता है या नहीं कर रहा, क्या मेरा इस मूवमेंट है, क्या उसको देखो। अब यहाँ पे रोल इफेक्टिवनेस का आता है, क्या जो मैं जिस जगह पे टाइम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, क्या वो टाइम इफेक्टिवली मेरे गोल की तरफ मुझे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। ये बेसिकली जो डिसीजन होते हैं जब आप इस चीज पे सोचते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपने जिंदगी में क्या करना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। तो टाइम इज इररिप्लेसेबल, कि जो लम्हा गुजर गया वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। ऑर्डर योर टाइम, अगर आप अपने एक एवरेज डे कंजम्पशन निकाल लें कि हम एवरेज कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, मैं फैमिली को कितना टाइम देता हूँ, फैमिली टाइम देने से मुराद है रियल टाइम, जेन्युइन टाइम, ठीक है, डिवाइसेस के बगैर टाइम। फिर आप इसके अलावा न्यू लर्निंग को कितना टाइम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे आपका टाइम होना चाहिए, आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ऑडिट, ये आप इसको, इसकी कुछ ऑडिट शीट भी मिल जाती है, अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीजें जब आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपका टाइम सेव करेंगी। अब बहुत सारी चीजों को सर्च करना इज आल्सो अनऑर्गेनाइज्ड, सॉरी अनऑर्गेनाइज, टाइम कंज्यूमिंग है ना। अनऑर्गेनाइज चीजों को जब आप ढूंढोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो मैंने जिंदगी में फॉर एग्जांपल, मैं एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसका जो स्क्रीन देखी, उसके होम पेज था विंडोज का उसके लैपटॉप पे, वो सारे का सारा फाइलों से भरा हुआ था। तो मैंने कहा ये यहाँ क्यों प्लेस की हुई है, कहता है यहाँ से मुझे ढूंढनी आसान होती है। मैंने कहा यहाँ तो ढूंढनी ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, आप इसको ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्यों नहीं रखते। इस तरह जिंदगी में अगर हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जो हमारे मैटर्स हैं वो अगर हम उनको ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम जो उन चीजों को फाइंड करने में या उनको ढूंढने में लगता है, हम उसको से वो सिक्योर कर सकते हैं, उसको कहीं प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं, यानी कहीं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिंदगी में जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, मगर उसके बाद में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। मगर लॉन्गर टर्म में ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग मैंने देखा बहुत ज्यादा काम करते हैं। ऑफिस में मेरे कुछ ऐसे कुलीग्स थे कि वो बहुत ज्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करते थे। व्हाई यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, ठीक है, आप अपनी फैमिली को टाइम क्यों नहीं दे रहे। अगर आपका ऑफिस नहीं हो रहा मैनेज, यहाँ पे वो कह रहे थे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप वेज ढूंढे कि आपको विद इन टाइम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली हर जगह अपना टाइम प्रॉपर एलोकेट करने की जरूरत है, जहां जहां पे भी हमारा रिलेशन है हमें वहां पे टाइम को प्रॉपर उसको बैलेंस करके उसको मैनेज करना जरूरी है, ठीक है। शार्प अंदाजा बेसिकली एक ये भी स्किल है, जैसे मैंने कहा ना लीवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस तरह लीवरेज ऑफ लर्निंग भी होते हैं। नए वीज ढूंढे, नए तरीके ढूंढे कि किस तरह हम अपने टाइम को ज्यादा बेटर यूज कर सकते हो। दुनिया में टेक्नोलॉजी में बेतहाशा इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि प्रोडक्टिविटी एप्स ऐसी जबरदस्त आ गई हैं जिन्होंने आपके टाइम की यूटिलाइजेशन को बेटर कर दिया। ऐसी और बहुत सारी फीचर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें। यूज द लिवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी हमने अभी डिस्कस कर लिया। लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, और जहां तक पॉसिबल है चीजें दूसरों को डेलीगेट की जा सकती हैं। अगर आप टीम्स मैनेज कर रहे हैं आप दूसरों को डेलीगेट करें,
ठीक है, उनको मौका दें कि वो आपके लिए जॉब करें और आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करें। ठीक है, डेलीगेशन इज अ की और इज अ स्किल एज वेल। अच्छा जी, माइंडसेट में जो नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, शार्पन द सा का मतलब ये है कि न्यू लर्निंग्स। ठीक है, ये आपने अगर सुना होगा वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। ठीक है, उसकी बुक है, तो उसमें ये एक बेसिकली हैबिट है शार्पन द सा। शार्पन द सा जैसे आरए को तेज रखें। आरए को तेज रखने का मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर रखें, न्यू स्किल लर्निंग करें। ठीक है, न्यू मेथड्स ढूंढें, न्यू टेक्निक्स ढूंढें, फ्यूचर के लिए खुद को रेडी करें। ठीक है, ओके मरियम। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस नॉर्मली स्ट्रेस के बारे में पहले बताऊं कि लाजमी नहीं होता कि हर जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव हो, कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं। मसलन स्ट्रेस नॉर्मली होता है कि आपके पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो ये भी आपको इंस्पायर करता है कि आप क्विकली या एफिशिएंटली वेज ऐसे ढूंढे कि आप चीजों को क्विकली कर सके। ठीक है, तो स्ट्रेस के पॉजिटिव पहलू अपनी जगह, मगर स्ट्रेस के नेगेटिव पहलू बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू ये है कि व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस आपकी डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग की स्किल बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, आप अपनी दोनों सलाहियतों से काम नहीं ले सकते। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को जानना, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली स्ट्रेस आता कहाँ से है? पुअर मैनेजमेंट स्किल से। अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, ठीक है, हम अपनी चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली टाइम और अचीवमेंट का एक गैप आ जाता है। ठीक है, और जहां पे ये गैप आ जाता है तो उससे क्या होता है कि एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। नंबर सेकंड, स्ट्रेस का एक जो रीजन है ना वो फियर्स है। ठीक है, और याद रखें दुनिया में बहुत सारे जो फियर्स है ना वो रियल नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक बुक में पढ़ा, बहुत पुरानी बात है, उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में या हमारी लाइफ में सॉरी आने वाले 80% फियर्स ऐसी हैं जिनकी कभी ऑकरेंस ही नहीं हुई। अच्छा, मेरे लिए वो तब ना एक बड़ा सरप्राइजिंग था। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, वाकई ऐसा है। अब आप खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करें, आपकी जिंदगी में आने वाले 80% नियरली फियर्स ऐसी हैं जिनको जो जिंदगी में कभी अकर होते ही नहीं है। मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, या वो इस तरह कर देगा, या मैं फेल हो जाऊंगा, जैसी पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली प्रॉब्लमेटिक होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो फियर है वो रियल नहीं होते। जब भी फियर हो सामने देखे क्या इससे पहले कहीं ऐसा हुआ है, ठीक है, कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं ये मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएट तो नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल स्ट्रेस आर नॉन नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया। अवॉइड अननेसेसरी कंपेरेबिलिटी, और ये भी याद रखें, मसलन मुझे एक दफा अपनी पर्सनल लाइफ में शेयर करता हूँ, मैंने एक ऐसे शख्स के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और मैं उसकी वजह से अंडर स्ट्रेस आ गया कि मैं कितना पीछे हूँ, वो कितना आगे है। मगर उसमें मैं एक फैक्टर भूल गया कि वो शख्स उस वक्त करियर में मुझसे 20 ईयर्स अहेड था। वो 20 ईयर्स का जो गैप है डेफिनेटली दैट मैटर्स। तो हम बहुत सारी कंपेयरबिलिटी ऐसी करते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और ये हमारे लिए बिला वजह का स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, हमारी लाइफ के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती। तो ऐसी जब भी आपके माइंड में आए कि मैंने कंपेयर करना, देखो हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की अकॉम्प्लिशमेंट डिफरेंट है, हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक है, आपका अपना रोल है, आपका काम है अपनी एफर्ट करना और सिंसियर एफर्ट्स पुट करते चले जाएं। ठीक है, कुदरत का काम है उसके अगेंस्ट रिटर्न देना, और उसको बेहतर पता है कि आपको किस जगह कितना रिटर्न देना और किस फॉर्म में रिटर्न देना। और याद रखें, रिटर्न हमेशा पैसे की फॉर्म में नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। जो स्ट्रेस का एक और बहुत बड़ा रीजन है वो नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, याद रखें जिन लोगों में, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं हर बात के बारे में, हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में, तो ये एक स्ट्रेस का एक सोर्स है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करने का जो एक मेथड है वो, देखो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब जिंदगी में मैंने ये भी एक फार्मूला एक बुक से पढ़ा था, उसने कहा जब भी जिंदगी में कोई ऐसा फियर हो, कोई ऐसी नेगेटिविटी अकर होने वाली हो, तो क्या है, सबसे पहले एक्सेप्ट कर लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस हो सकता है। कहता है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो बेसिकली तब वो स्टेज आती है कि जब आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो उसके लिए सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है, मैं इसको बेटर कैसे बना सकता हूँ।
क्योंकि जब तक फियर तारी रहता है ना तो हम बेटर सोच समझ नहीं सकते। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका माइंड फिर मेथड ढूंढता है कि आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप उसको फिर सोचते हैं तो अब जो आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड लेवल है, वो ये है कि आप समझिए मैं इस जो मैक्सिमम मेरा लॉस है मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ। देखो स्टेप वन में हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा या मैक्सिमम क्या हो जाएगा। स्टेप टू में हमने अब जब रिलैक्स हो गए उसको सोच के, तो हमने अब ये किया कि मैं उसको मिनिमम कैसे कर सकता हूँ, इस लॉस को रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह दो तीन स्टेप्स में हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और याद रखिए जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर चीजें करेक्ट होने जाती हैं। जब तक एक्सेप्ट ही नहीं होती तो माइंड में बेसिकली बिला वजह एक प्रेशर या एक स्ट्रेस क्रिएट किए रखता है, ठीक है। और नेगेटिव थिंकिंग से बचने का एक तरीका नेगेटिव सोसाइटी से बचना है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि क्योंकि हमारे कल्चर में नेगेटिव सोसाइटी जो का ये नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि मैं किस सोसाइटी में हूँ, ठीक है। अगर आप किसी शख्स से मिलके आए और वापसी पे आपके अंदर एक एनर्जी फुल हो, ठीक है, और आपको एक पैशन, आपका जो वो कुछ करने पे इंस्पायर कर रहा हो, तो उसका मतलब है कि जिस जगह पे आप थे वहां से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है। मगर आप किसी से मुलाकात करें, मिले और वापसी पे आए तो आप बेसिकली बुझ चुके हो, आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो चुका हो और आपको लगता हो लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ करना भी जरूरी नहीं है, मीन्स कि ये कम्युनिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को ऐसी चीजों से बचाएं, ठीक है। जो किसी एक का एक्सपीरियंस है लाजमी नहीं वो दूसरे का एक्सपीरियंस भी वैसा हो। एक चीज एक के लिए बेहतर है और दूसरा हो सकता है दूसरे के लिए दूसरी चीज बेहतर हो। और हैव सेल्फ सेल्फ बिलीफ एंड बिलीफ ऑन फेट, अपने ऊपर भी यकीन रखें और अपनी तकदीर के ऊपर भी यकीन रखें, ठीक है। कुदरत मौजूद है, ठीक है, कुछ भी हो जाए ना, देखो आखिरकार हम सब भी सेट असाइड कर दें, देखो कुदरत तो मौजूद है ना। जब कुदरत मौजूद है तो डेफिनेटली फिर फिक्र किस चीज की, ठीक है। जब हम ये भी कहते हैं, वो कहते हैं ना मैं सुनता और जागता, मैं सुनता और देखता हूँ। वो पिछले दिनों मैं कुरान पाक में पढ़ रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने जब नबूवत दी और उन्होंने कहा कि फिरौन के पास जाओ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिरौन का यानी मेरे ऊपर एक क्लेम भी है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी कौम के एक शख्स को वो मारा था मुक्का, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर क्लेम है। तो अल्लाह मियां ने फरमाया कि आप जाओ, मैं सुनता भी हूं और देखता भी हूं। तो देखो कितनी बड़ी तसल्ली है कि हमारे लिए कि इस चीज का एहसास होना कि हमारा रब वो सुनता भी है और देखता भी है, ठीक है। तो अपने ऊपर भी और अपनी जो तकदीर है इसके ऊपर भी ईमान रखें। अच्छा, अहमद खिजर का क्वेश्चन है कि सर कैन वी चेंज ऑफ नेगेटिव पीपल इनटू पॉजिटिव थिंकिंग पीपल। देखो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है अहमद। जब हम कोई कुछ अकॉम्प्लिश कर लेते हैं ना, हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो फिर लोग हमें सुनना शुरू करते हैं। उससे पहले तो कई दफा ना जो हमारी एफर्ट होती है वो अगले के लिए मैटर नहीं कर रही होती। तो सबसे पहले खुद को उस मुकाम पे खड़ा करो कि वाकई आपकी आवाज सुनी जाए, ठीक है। नंबर वन सिचुएशन ये सबके लिए इंक्लूडिंग मी। अच्छा, नंबर सेकंड कि देखो लोगों की ना कुछ इकसाम होती हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ना जमीन की कुछ किस्में हैं कि आपने किस जमीन में जो कौन सा बीज काश्त करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें मेजर कर लेनी चाहिए कि बेसिकली एफर्ट हम किस जगह पे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें मिला के ये डिसीजन होता है कि हमें कहाँ पे करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये अच्छी कोशिशें करनी चाहिए, मगर उसके लिए जो मैंने पहला आपको फैक्टर बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उस मुकाम पे पहुंचे कि लोग आपको सुने। डिसीजन मेकिंग, पर्सनली मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग की सलाहियत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग डिसीजन नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छे डिसीजन आप देखोगे किसी लोगों की जिंदगी में जो लोग सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ गए उनके डिसीजन उनके पीछे, although कि उनसे गलत डिसीजन भी हुए, मगर उन्होंने गलत डिसीजन से भी सीख के बेटर डिसीजन किए। तो ये उस चीज से बेहतर है जहां पे हम डिसीजन करें ही ना। मैं यहाँ पे नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे कह रहा होता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम बेसिकली लोगों को करने नहीं देते, अपने बच्चों को डिसीजन नहीं करने देते। हम उनकी लाइफ के डिसीजन खुद करते रहते हैं इस डर से कि वो गलत कर लेंगे। मगर गलत करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? क्योंकि देखो कुदरत का तरीकाकार ही आपको ये है कि जब उसने कुछ आपको सिखाना होता है वो आपको प्रॉब्लम से गुजारती है, ठीक है। तो इसलिए ये डिसीजंस और इनकी जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है कि आप लोग उन डिसीजंस को अंडरस्टैंड करें, वो डिसीजंस हैं क्या, ठीक है, नंबर वन।
नंबर 2 वो डिसीजन करने चाहिए। जिंदगी में कभी इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि मेरा ये जो डिसीजन है ये गलत हो जाएगा। होते हैं डिसीजन, ठीक है गलत होते हैं, मगर मैं गलत करूंगा तो सीखूंगा ना कि ठीक क्या है। ठीक है, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? डिसीजन मेकिंग बेसिकली ये माइंडसेट का पार्ट है। ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट इसलिए क्योंकि बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है ये माइंड माइंड हमारा डील कर रहा होता है। मैंने बताया ना कि माइंड कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो हमें यहाँ पे हेल्प आउट करे। अच्छा जी, क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। अच्छा, मुदस्सिर मुगल सर काइंडली गाइड हाउ टू अवॉइड। अच्छा, अब देखो नॉर्मली जो प्रोक्रेस्टिनेशंस होती हैं वो ये होता है कि हम चीजों को डिले करें, नेगेटिव की तरफ वो सॉरी, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन इज एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क ऑफन टू अ लेटर टाइम और डेट डिस्पाइट नोइंग दैट दिस डिले, ठीक है, क्वाइट सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, के चीजों को डिले करते चले जाना। ठीक है, मसलन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये हो जाएंगी, इट्स ओके, ये वो। ठीक है, तो अच्छा नॉर्मली ये चीजें ना हमारे अंदर मौजूद है और ये हर किसी के अंदर मौजूद है। मैं पर्सनली अगर किसी, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे शेयर करूं तो मैं कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में जब कुछ चीज आती है वो नेगेटिव ही आती है। ठीक, बाय डिफॉल्ट जब हमारे अंदर कुछ चीज आती है ना वो नेगेटिव ही आती है। सॉरी, वो फियर वाली आती है कि ये नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। पता नहीं ये इसके पीछे रीजन क्या है, या मैं ये तो नहीं कहता कि ह्यूमन बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं, या ये कोई कल्चरल इशू है कि या चीजों को देखने का शायद लेंस ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि नॉर्मली हम या फिर कुछ चीजों में या कुछ मामलात में हम क्या करते हैं, हम अपने लेजीनेस की वजह से भी चीजों को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हम उनको भी कम करते हैं कि हम कर लेंगे, हम उसको कल पे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए जो मुदस्सिर मुगल का शायद ये क्वेश्चन था कि हम इसको इससे कैसे अवॉइड करें। देखो, इसको अवॉइड करने के लिए आपने और कुछ नहीं है, उस चीज को करना है। उसका तरीका होता है कि मैंने आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, जो चीज मैंने अभी करनी है वो करनी है। ठीक है, और खुद को बाउंड करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहा। मेरे दिल में कई दफा ख्याल आया कि मैं आज की मीटिंग को पोस्टपोन कर दूं, आज की जो ट्रेनिंग है मैं पोस्टपोन कर दूं, शायद मैं इसके लिए जो प्रिपरेशन करनी थी मैं पूरी नहीं कर पाया। मगर मैंने खुद को चैलेंज किया कि मैं बजाय पोस्टपोन करने की तरफ जाऊं, मैंने इसको कंडक्ट करना है और चाहे मुझे उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट भी करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने क्विकली जो अपने मामला चल रहे थे उनको समेटा, थोड़ा सा टाइम निकाला। ठीक है, मसलन कोई अनएक्सपेक्टेड फॉर एग्जांपल गेस्ट आ गए। ठीक है, तो हमने एज अर्ली एज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, इफ यू डोंट माइंड, तो क्या चैलेंज है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने क्विकली जो जहां तक पॉसिबल था मैंने चीजों को अलाइन करने की कोशिश की, और मैं जहां आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और ये नियरली मेरे साथ तकरीबन को हर इस तरह की ट्रेनिंग में होता है। ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसी रीजन मेरे अंदर से आ रही होती हैं कि इसको डिले कर दें, इसको बाद में कर दें, इसको ऐसा कर दें, इसको वैसा कर दें। अब देखो मैं इसे कैसे लड़ता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो ट्रेनिंग है वो मैं प्री प्लान बता देता हूँ कि इस डेट को ये होनी होनी है। दूसरा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे लिए मेरे ऑडियंस का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरा क्वेश्चन ये करता हूँ, क्या मेरे इस स्टेप से मेरे ऑडियंस का एक्सपीरियंस अफेक्ट नहीं होगा, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो अफेक्ट नहीं होंगी। जब मैं ये खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि वो अफेक्ट होंगी, फिर मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं करना। मैंने एक्सक्यूज को बहुत अरसा पहले ये जान लिया था कि बेसिकली हमारे अंदर सबसे ज्यादा एक्सक्यूज है, हम एक्सक्यूज करने को आसान समझते हैं। तो ऐसे कितने मेथड्स हो सकते हैं कि हम खुद को किसी ना किसी वे में बाइंड कर लें, हम खुद को किसी ना किसी वे में स्केड्यूल कर लें कि मैं ये जरूर करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अहमद खीजर, मेरे पास तो शायद कोई इस तरह का सोल्यूशन है, शायद मुदस्सिर मुगल का क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ। तो अगर इससे हटके हुआ मुझे मिला तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर किसी प्रोग्राम में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा एक था यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट अबाउट कैंसर पेशेंट, ही हैज नो टाइम। डेफिनेटली मुदस्सिर मुगल, टाइम जो है ना वो हर एक के पास, एक देखो एक जो वक्त दुनिया में किसके पास कितना है ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, और जितना है, इसलिए देखो ये ऐसी चीज है जो कुदरत ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। और इसीलिए हमें कहा है कि बस आप लोग
कल पे ना छोड़ो, करते चले जाओ, बेहतर करते चले जाओ। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो चीज़ें हैं, जिस जगह पे हम आज हैं, हम उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए हैं, मैं इकट्ठे एक दफ़ा क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा, ईमान ताहिर का क्वेश्चन है, फोकस लेस ऑन फाइंडिंग द राइट पर्सन एंड मोर ऑन बीइंग द राइट पर्सन, दिस विल हेल्प यू पॉजिटिव माइंडसेट। जी बिल्कुल ऐसे ही। असल में ना हमारा एक चैलेंज है, अगेन जब मैं हमारा कहता हूँ इसका मतलब है हर जगह मैं खुद शामिल हूँ उसमें, ठीक है। हम में से ना शायद हर पर्सन चाहता है कि मैंने दूसरे को ठीक करना है, इंक्लूडिंग मी। हम कोशिश करें कि हमारा इम्पैक्ट है कि हम खुद को ठीक करना शुरू कर दें, ठीक है। अभी कि कुछ किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आज के दौर में देखिए हम बाहर इतने मसाइल हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता हूँ हम खुद को और बेहतर करना शुरू कर दें। उसने कहा सर फलस्तीन का और इसराइल का मसला, मैंने कहा देखो आज के बहुत सारी हो सकती है इसके रीजन, मगर मैं कहता हूँ हम खुद को और बेहतर करें। क्यों? क्योंकि वो देखो वो इस वक्त बेहतर उन्होंने खुद को किया हुआ है, तो वो इतने अग्रेसिव हो रहे हैं ना। हम बेहतर नहीं है तो हम डिफेंसिव है। हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम अपना पोटेंशियल बढ़ाएं, हम अपना रोल बढ़ाएं, हम अपना इम्पैक्ट बढ़ाएं, हम उनसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ये दुनिया ऐसी है, देखो जो एफर्ट करता है रिजल्ट उसी के लिए आते हैं। अच्छा, ज़ुहैब अली सर, पेरेंट्स यही सोचते हैं कि शायद इनके डिसीजन में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखो ये बच्चों की गलती है, अगर वो अपने पेरेंट्स की कंडीशन को नहीं समझ रहे, ठीक है, तो ये बच्चों की भी मिस्टेक है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं पे बर्डन करते रहे, हमें रियलिटीज को फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर उनकी ऐसी सोच है तो डेफिनेटली ये शायद हमें वहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। फियर ऑफ अननोन, ये एक मैं सेशन फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा कि फियर ऑफ अननोन, हम क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाते, ठीक है जी। अच्छा, मरियम रियाज का क्वेश्चन है, रॉन्ग डिसीजंस लर्न समथिंग बट समटाइम्स ओनली लर्निंग इज नॉट सफिशिएंट, देन हाउ टू मैनेज दिस, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कमेंट है या क्वेश्चन है। अच्छा, नॉर्मली देखें रॉन्ग डिसीजन से लर्निंग होती है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई लोगों से रॉन्ग डिसीजन नहीं हुए, होते हैं जिंदगी में, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट हो, जिसने जिंदगी में सही डिसीजन ना लिए हो। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, मगर एक एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको पिछले कुछ अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी होती है, शायद हमें लग रहा होता है कि ये आज जो रॉन्ग हुई है या इसका शायद जो रीजन है इसका कोई फायदा नहीं था, मगर बिलीव करें जिंदगी में किसी ना किसी मुकाम के ऊपर वो जरूर वैल्यू ऐड करती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप तब आपको अंदाजा होता है कि जो वो लर्निंग मैंने वहां पे की थी आज मेरी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर शायद मैं उस वक्त उसको मिस कर जाता तो आज मैं यहाँ पे उसकी गलती कर रहा होता। तो ऐसे नहीं है, अगर हम अवेयर होकर चल रहे होते हैं तो मरियम रियाज जिंदगी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो जिंदगी हमें सिखाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है। और याद रखें कुदरत का जो तरीका है, अगर आप उसको गौर करें, वो हमेशा मुश्किलात, क्योंकि मुश्किलात हमें सिखाती है, हमें मुश्किलात में से गुजारा जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमें मजबूत करती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जितना प्रॉब्लम्स में से या ऐसी सिचुएशन में खुद को ढालते हैं या गुजरते हैं तो डेफिनेटली आप उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट माइंडसेट में जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमें अपने रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने बताया था ये मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है। ये ऐसा पिलर है जिसमें हम इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। हमारे बेतहाशा रिलेशनशिप होते हैं, हमारे रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, हाउ टू मैनेज दीज रिलेशंस। और आज के दौर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, ठीक है। हम अपने अल्फाज को बेहतर करें, हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से डील करें, हम तकलीफ देने वाले अल्फाज और बातें ना करें, ठीक है। तो फिर अगर कहीं पे गलतियां हो जाती हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम रिलेशनशिप मैनेज और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें माइंडसेट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वो आप पूछिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं इसको चाह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। ओके जी, नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। माइंडसेट क्यों? क्योंकि माइंडसेट का रोल की जैसे हमने इंपॉर्टेंस की बात की है, तो इस रोल ने आपके लिए जैसे जैसे आपका रोल वाइडर होता जाता है, तो इसका मतलब है कि माइंडसेट की कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी जरूरी है। माइंडसेट की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट से। आप नई से नई चीजें, नए से नए मॉडल, नए से नए तरीके सीखते चले जाएं। अगर आप वो सीख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगर वो आप सीख रहे होंगे
तो वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कोट है, उसने कहा कि वन हु स्वीट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड लेस इन वार, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं कि जो ट्रेनिंग के मैदान में, ठीक है, ज्यादा पसीना बहाता है तो जंग के मैदान में उसका खून कम बहता है। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनका रोल बड़ा हो जाता है मगर उनकी कैपेसिटी उतनी ही रहती है, छोटी रहती है, तो वो लोग जिंदगी में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। नई लर्न करना, नए मेथड्स लर्न करना, देखो आज इस सेशन से हो सकता है आपको 5 to 10%, 20%, 30% नई चीजें सीखने का मौका मिला हो। और डेफिनेटली ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिंदगी में किस पॉइंट के ऊपर आप में को इसमें से कौन सी चीज की आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए आपको नहीं पता, तो इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम अपने लिए जो है, हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करें कि हम ज्यादा बड़े रोल में परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। और नेक्स्ट है लेट गो द लिमिटिंग बिलीव्स। एक माइंड के साथ एक भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि हम जो अचीव कर लेते हैं हम उसमें स्टक हो जाते हैं, ठीक है। एक जगह एक कोड लिखा हुआ था, उसने कहा किसी शख्स का बेहतर होना उसके बेहतरीन होने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये ह्यूमन का चैलेंज है सबसे बड़ा। कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो कहता था कि लास्ट ईयर मैंने इसी मॉडल पे एप्रिसिएशन ली, आज मैं वही कर रहा हूँ, मुझे को पहचानता नहीं। भाई अब आपने जो कर दिया था वो था, अब आपको और बेहतर करने की जरूरत है। आज सक्सेस के मॉडल डिफरेंट हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं कि व्हाट गॉट यू हियर वुड नॉट गेट यू देयर। जो आपको इस पॉइंट तक ले आया लाजमी नहीं इससे आगे वो ले जाएगा। अब आपको नया सीखने की, अपने बहुत सारे बिलीफ्स को चैलेंज करने की, ठीक है, नए तरीके सीखने की, नए मेथड्स अडॉप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम खुद इम्पॉसिबल कह रहे होती है मगर एक्चुअली वो इम्पॉसिबल नहीं होती, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को लेट गो करने की जरूरत है, ठीक। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता आप लोगों का? यहाँ एक कोड है जी, परफेक्शन इज अचीव्ड नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। परफेक्शन ये नहीं है कि आप चीजें ऐड करते चले जाओ, परफेक्शन ये है कि जब वहां पे निकालने के लिए कुछ ना बचे। और याद रखें ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपने देखा होगा ना, परफेक्ट डिजाइन वो सिंपल से डिजाइन होते हैं जिसमें स्पेसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है, ना कि वो डिजाइन जो भरे होते हैं। तो परफेक्शन का मतलब है कि आप थोड़े से में ज्यादा बड़ा मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा थर्ड पिलर, दैट इज हार्ट सेट, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, हमारा फर्स्ट पिलर था हेल्थ सेट, कि आप लोग एफर्ट करें, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को मैनेज करें। नंबर 2 अपना माइंडसेट, अपने मैनेजमेंट पार्ट को बेहतर करें, ठीक है। मैनेजमेंट जो आपका टाइम मैनेज करता है, आपके गोल्स को मैनेज करता है, आपकी बहुत सारी सलाहियतों को जो मैनेज करता है, वो आपका मैनेजमेंट पार्ट है। नंबर 3 है योर हार्ट सेट, ठीक है। थर्ड पिलर हार्ट सेट में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ लीडरशिप और रेजिलियंस को, ठीक है। तो नंबर 1 है इमोशनली इंटेलिजेंस। अच्छा, इमोशंस आप समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है? इमोशनली इंटेलिजेंट होना बड़ा जरूरी है। इमोशंस मैं बता देता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगर इज इमोशन, जॉय, डिसगस्ट, ठीक है, सरप्राइज, सैडनेस, फियर, इस तरह की ये बेसिक इमोशंस हैं, ठीक है। हाउ टू मैनेज द इमोशंस, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज है, बट यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, ठीक है। आज एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज थी कि चैट जीपीटी के जो सीईओ थे उनको आज उनको टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। अब दैट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर द वर्ल्ड, व्हाई ही वाज सैक्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। मगर डेफिनेटली इसमें इमोशंस नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज जो मेंशन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, वो मेंशन ये करना चाह रहा हूँ कि उसमें जो रीजन लिखा हुआ था वो इसकी कम्युनिकेशन गैप का लिखा हुआ था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन, ठीक है। बोर्ड जो कह रहा था कि जो सीईओ के हम शायद आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अब उसके पीछे क्या इमोशंस इन्वॉल्व हैं या कोई और रीजन है, ठीक है, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं गया। मगर जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं मगर दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, तो ऐसी सक्सेस का क्या फायदा? वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, अपना फियर काबू नहीं कर सकते, अपनी खुशी को काबू नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली अपने इमोशंस को मैनेज करना और अपने सामने वाले लोगों की इमोशंस को मैनेज करना, दोनों इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो बेसिकली ये दोनों चीजें करता है, तो इसका तलक हार्ट के साथ है। देखिए आपके इमोशंस का तलक आपके हार्ट के साथ है, आप फील करें, ठीक है। आप खुश होते हैं तो आपको एक खुशी फील हो रही होती है अपने हार्ट में, ठीक है। आपका गम होता है तो आप फियरफुल होते हैं तो आपका दिल डरा हुआ होता है, ठीक है।
तो इसलिए जो हार्ट सेट में हमने इमोशंस का पार्ट रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज अपने फियर को कम करने के लिए, ये एक ऐसी कोट है मैं अपने सामने रखता हूं, ठीक है। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर नॉट अफ्रेड। ठीक है, जिंदगी में फियर है, फियर की इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस है जहां पे फियर आता है और हम फियर को बेसिकली फेस करते हैं, मगर क्या उससे खौफजदा होना है। मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर नॉट अफ्रेड। क्या अगर तुम डरे हुए ना होते तो जो तुम डिसीजन अभी ले रहे होते हो क्या यही डिसीजन होता। अगर मुझे लगे कि नहीं ये डिसीजन मैं अपने डर की वजह से, अपने डर की वजह से ले रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, अपना डिसीजन चेंज करता हूं। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर नॉट अफ्रेड, ये इंपॉर्टेंट। और अगर वाकई मुझे लगे कि ये जो फियर है ये मेरे फियर की वजह से नहीं, ये जेन्युइन रिस्क है, तो फिर मैं उसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो जिंदगी में डर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, मगर इन इमोशंस को मैनेज करना दैट इज पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो दिल है, जो माइंड है वो कैलकुलेटेड है। ठीक है, जो माइंड है वो कैलकुलेशंस करता है, वो रिस्क को अवॉइड करता है, मगर जो हार्ट है ये रिस्क लेता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े अननोन रास्तों पे चलने वाले, बड़े बड़े स्टेप लेने वाले वो लोग हैं जिनका दिल मजबूत होता है। ठीक है, जो ब्रेव हार्ट होते हैं, जो दिल के मजबूत होते हैं, तो इसलिए दिल की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, हार्ट सेट के, हम अपने हार्ट सेट को मैनेज करें, हम अपनी इमोशंस को मैनेज करें और अपनी इमोशंस में अपने फियर को मैनेज करें। उसके बाद लीडरशिप इज फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, सेल्फ लीडरशिप, आप खुद को इंस्पायर करें। इफ यू कैन कांट इंस्पायर, इफ यू कांट इंस्पायर योर सेल्फ, ठीक है, यू कांट इंस्पायर अदर्स एज वेल। कि अगर आप खुद को इंस्पायर नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों को भी इंस्पायर नहीं कर पाओगे। इंस्पायरेशन क्या होती है, ठीक है, कि किसी दूसरे को एक अर्ज देना, उसको एक इंस्पायर करना कि वो कुछ करे, कुछ बेटर करे, कुछ बड़ा करे। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप पर्सनली इंस्पायर हो, आप खुद इस हकीकत को समझते हो। ठीक है, लीडरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं किसी दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लीडरशिप का रोल प्ले करें। ठीक है, हमारा लीडरशिप का एक सेशन गुजर चुका है, फ्यूचर में भी हम लेके जाएंगे जिसमें हम सेल्फ लीडरशिप की भी बात करेंगे। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि आपने कैसे लीडर बनना है, कैसे दूसरों को इंस्पायर करना है। ठीक, तो क्वेश्चन हो तो आपसे पूछिएगा प्लीज। जैन राजपूत, आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है आपका, या आप चैट में लिख सकते हैं उसको प्लीज। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना मरीम रियाज, दैट्स अ बिग टॉपिक। तो इसके ऊपर मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं ना फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेके आऊँ कि हाउ टू मैनेज द इमोशंस ऑफ आवर इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस। ठीक है, अब देखो अदर इमोशंस आप कैसे मैनेज कर सकते हो। बाकियों की, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी इमोशंस को वो बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। मसलन किसी दूसरे शख्स को भड़काना बड़ा आसान होता है। ठीक है, आपने उसको जैसे, आपने उसको कहा, ठीक है, तो उससे वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना इमोशनली इंटेलिजेंट, कि किसी की दूसरे की बात सुन के फौरी जज्बात में ना आ जाए। ठीक है, और आपकी बात भी ऐसे ना हो कि इससे कोई दूसरा शख्स जो है उसकी इमोशंस इफेक्ट हो, उसको गुस्सा आ जाए। तो दिस इज द केस, मगर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर काफी कुछ लिखा गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए पूरा इस पे एक प्रोग्राम लेके आए ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। Zen, ठीक है, यू जस्ट डिस्कस एज वी शुड मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, बट हाउ। ठीक है, अच्छा, इसमें जैन जो भी हमने बात की थी ना, कि देखो आपका हार्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे हार्ट को जो वीक चीज करती है ना वो हमारा फियर करता है, नंबर वन। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने फियर पे काबू पाना है, हमें अपने खौफ पे काबू पाना है। अभी हमने पहले बात की थी ना कि हमारी जिंदगी में आने वाले 80% फियर्स ऐसे हैं जो जिंदगी में जिनकी कभी अक्रंस हुई ही नहीं। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या हमारे फियर रियल हैं, वो जेन्युइन है, क्या उनकी अक्रस है। ठीक है,
तो अगर हम इस एरिया को कवर कर लें ना, और देखिए आए, मैं अक्सर कहता हूँ कि आज के दौर में ना शायद हम हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम इतना बढ़ गया हुआ है कि हमने ना हमने फियर को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारी कर लिया है। अब आप सोचें कि एक वक़्त था कि लोग कितने-कितने बड़े ट्रैवल, इनोवेशंस और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वो कर रहे होते थे। अननोन, मसलन उन्होंने बहुत सारे जो फाइंड किए हैं। मगर आज के दौर में ऐसा क्यों नहीं है? या बहुत कम है, या कोई ख़ास नेशंस ही क्यों कर रही हैं? या हम लोग क्यों नहीं कर रहे? देखो, जब हम खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में रखेंगे, नंबर 1, या हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में रखेंगे और हर चीज़ में हम उनको डरा रहे होंगे, तो क्या उनका हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा? वो बड़े डिसीजन ले पाएँगे? ठीक है? और एक चीज़, आप इस चीज़ को आप याद रखिए, देखो दुनिया में ना जो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो कुछ नए रास्तों पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप, जो लोग फ़ियर को अपने सामने रखते हैं, रिस्क नहीं ना लेते, वो हमेशा कोशिश होती है कि हम उन रास्तों पे जाएँ जहाँ पे आम ट्रैफ़िक है। मैं अगर आपको आम ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल दूँ, मगर जहाँ पे आम लोगों की गुज़रगाह हो, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ नॉर्मली लोग समेट चुके होते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ तो पड़ी होती हैं अननोन्स पे, ठीक है? उसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अननोन जो रास्ते हैं उनकी तरफ जाएँ, ठीक है? करें, कुछ नया करें। देखिए दुनिया में अब एलन मस्क क्या-क्या कर रहा है। स्पेस एक्स वो कर रहे हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। ये चीज़ें कहाँ से हैं? ये ब्रेव हार्ट का काम है ना। क्या हमारे अंदर इतना जज़्बा है कि हम इतना कुछ कर सकें? देखो, कुछ ऐसे लोग हैं वो थोड़ी-सी कहीं पे इन्वेस्टमेंट से भी घबरा रहे हों, तो वो बताएँ इतने बड़े-बड़े चीज़ें कैसे कर सकते हैं? और नॉर्मली जो एक मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेसमैन का एक डिफरेंस होता है, बिज़नेसमैन के जो माइंडसेट का, एक एम्प्लॉयी माइंडसेट से, उसमें भी ये बेसिकली ये रिस्क टेकिंग होता है, ठीक है? उनके दिल ज़्यादा मजबूत होते हैं। मैं पिछले दिनों एक मिला एक बिज़नेसमैन से, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि वो उसका बिज़नेस था ये आयरन का। तो मैंने कहा इसके रेट बड़े कम हो गए, तो कहता कोई मसला नहीं, हमने कमाया भी तो है, ठीक है? तो ये चीज़ें आती जाती हैं, मगर क्या बाकी हर जगह पे ऐसा होता है? हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है? तो आई होप ज़ैन आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फातिमा अंसारी और एक और थी, उन्होंने हैंड रेज़ किया था। जी, आप अगर माइक यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं। शायद निदा थी, उन्होंने भी अभी हैंड रेज़ किया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हार्ट सेट में रेज़िलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है? देखिए, रेज़िलियंस का मतलब होता है कि जमे रहना, एफर्ट करते रहना। ऑल्दो कि ये बड़ा वाइज़ डिसीजन है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस हद तक एफर्ट करनी है। मगर जो है कि हिम्मत नहीं हारनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इसके लिए मैं नॉर्मली कहता हूँ, ठीक है, द डार्केस्ट स्टार इज जस्ट बिफोर द डॉन। कि कई दफा जब मुझे भी लगता है कि मैं थक गया हूँ, ठीक है, तो मैं अपने सामने ये कोट रखता हूँ, द डार्केस्ट स्टार इज जस्ट बिफोर द डॉन, ठीक है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। कि देखो, आखिरी जो घड़ियां हैं जो सूर्य निकलने से पहले, सबसे डार्केस्ट वही होती हैं, सबसे मुश्किल वही होती हैं, ठीक है? तो चलो ना मुश्किलात के साथ, अपनी रेज़िलियंस रखो, मुश्किल रास्ता है तो क्यों छोड़ना है? जब कुदरत हमें कहती है, इन्ना माल उसरी युसरा, फ़इन्ना माल उसरी युसरा। कुदरत ने हमें कहा है ना कि मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब कुदरत हमें कह रही है कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो फिर मुश्किल देख के रास्ता क्यों बदलना? रेज़िलियंस होता है कि आप अपनी एफर्ट को कायम रखें और अडॉप्टिव रहें, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ रेज़िलियंस का ये मतलब नहीं है कि एफर्ट पुट करते रहें, अडॉप्टिव का मतलब है उससे बेटर अगर चीज़ हो रही है तो उसको अडॉप्ट कर लो, उससे बेटर वे है तो उसको अडॉप्ट कर लो, ठीक है? जी, मुदस्सिर मुगल और फातिमा अंसारी, आपने हैंड रेज़ किए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप माइक यूज़ कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया था कि amygdala is a part of brain which is responsible for our emotions. It is nothing to do with our heart. Heart is just an organ which pumps blood. तो हम इमोशंस को हार्ट से रिलेट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में हार्ट के साथ उसका कनेक्शन ही ये एक मिसकंसेप्शन है जो अच्छा, अच्छा, काफ़ी ऐसे से चलती है। ठीक, ठीक। अच्छा, मुदस्सिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होगे। टेक्निकली या मेडिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर देखो, जो
मैं हमारा मॉडल है ना, जो मॉडल मैं एक आपके सामने लेके आया हूँ, तो मेरी एक अपनी आप ऑब्जर्वेशन कह ले, ठीक है, या मेरी एक अपनी इसके ऊपर स्टडी कह ले, ठीक है। वो ये है कि बेसिकली दैट इज आवर इमोशनल पार्ट, जो जो हमारा इमोशनल पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। दैट इज मैनेज बाय आवर हार्ट। उसकी मैं एक एग्जांपल जो आपको मैंने अभी दी थी कि जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज क्यों होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जब हम उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, हो सकता है कि जो सर वो भी ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड होता है। मतलब अगर हम हमारा ब्रेन जो है वो अगर इमोशंस को सेंस कर रहा है तो वो सिग्नल्स भेजता है नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हार्ट को कि तेज़ पंप करो ब्लड को। जिस तरह बाकी हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हमारे मसल्स कनेक्टेड हैं, तो सारा कुछ ब्रेन ही मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह हार्ट को भी ब्रेन मैनेज कर रहा होता है, इसलिए हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ऑलराइट, देखिए मैं इसमें आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हम डिस्कशन को यहाँ पे इसको पॉज इसलिए करते हैं कि शायद मैं मेडिकली इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपकी बात को ऑन करता हूँ। मगर मेरा अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दैट इज रिलेटिंग टू आवर इमोशंस एंड दैट इज रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ द इमोशंस, ठीक है। तो अगर हम दो पार्ट सेपरेट कर दें इमोशंस का, जो फॉर एग्जांपल एक तो उसका जो पार्ट है उसकी मैनेजमेंट, ठीक है, एक उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने उसको जब पार किया है, उसको विद इन आवर हार्ट सेट किया है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मेरे ख्याल में कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ट इमोशनली चीजों को बेटर मैनेज करता है, ठीक है। वो अपने फियर को बेटर डील करता है, वो अपने एंगर को बेटर डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन डिफरेंट है। अच्छा, मैंने इस पे आपको बात की थी ना कि देखें दो चीजें हैं कि अब कुरान पाक में एक आयत आती है, ठीक है, कि उस चीज के मफहूम है आपको सूरत बनी इसराइल में मिलेगी, ठीक है। ये आयत में एग्जैक्ट आयत नहीं बता सकता, नंबर उसका क्या है, मगर आप वहां पे इसको फाइंड कर लोगे कि जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है ना, उस चीज को अवॉइड करो। यानी मैं अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेशक आंख, कान और दिल, इनसे बाज परस होगी, ठीक है। आंख, कान और जो दिल है ना, इन तीन चीजों से बाज परस होगी, पूछा जाएगा यानी। अच्छा, अब मेरे लिए ये बड़ा एक अमेजिंग कंसेप्ट था कि भाई आंख, कान और दिल ही क्यों? when our decision making authorities lying with our mind as per medical science, तो जो क्रिएटर है वो कह रहा है कि मैं दिल से पूछूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर जब उसके ऊपर कुछ स्टडीज की है ना, तो मुदस्सिर मुगल, मुझे जो अपनी पर्सनल स्टडीज है, मैं अगेन मेडिकल स्टडीज की बात नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे आपने जो मेंशन कमेंट किया मैं इसको ऑन करूंगा। जो मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज है कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारा जो हार्ट है वो परफॉर्म करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे माइंड का मैंने बताया कि माइंड एक कैलकुलेशंस के साथ काम करता है, वो रिस्क को मैनेज करने की बात करता है। हार्ट जो है वो रिस्क लेने की बात करता है, वो आगे बढ़ने की बात करता है, ठीक है। तो ये कुछ जो एक अपनी स्टडीज है या अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है मुदस्सिर। अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर हमने फर्दर डिस्कशन करनी है, या आप मेरी स्टडीज में इंटरेस्टेड हो जो मैंने इस टॉपिक पे की है, तो हम उसके ऊपर मैं अपना कॉन्टैक्ट वैसे तो ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा सेपरेटली, बल्कि यहाँ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझसे इसके ऊपर सेपरेट भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, ईमान ताहिर का क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन हैव लैक ऑफ सेल्फ लीडरशिप व्हाट शुड ही डू, ठीक है। देखिए वो अपनी लीडरशिप को बेटर करे, ये तो एक ऐसी चीज है कि जो हमारे कंट्रोल में ना, जो चीज हमारे पास नहीं है हमने उसको गेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा लीडरशिप का एक सेशन पहले हो चुका है, एक हम फ्यूचर में भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो वहां पे हम देखेंगे हम अपनी लीडरशिप की सलाहियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सैयद गाजी अहमद ने मींस मैनर्स, शायद मैं इसको नहीं समझ पाया, ओके। तो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डार्केस्ट स्टार इज जस्ट बिफोर द डॉन, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और नॉर्मली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इफ द रोड गेट्स टफ एंड रिक्वायर्ड सम पेशेंस वी थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, ठीक है। रेजिलियंस इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ आवर पिलर इज दैट इज आवर सोल सेट, सोल सेट इज आवर स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, नॉर्मली देखिए यहाँ पे अगेन जो मैं अपनी पर्सनल स्टडीज आप लोगों से शेयर करूंगा ये है कि जो इंसानी बॉडी है वो दो चीजों का मरकब है, ठीक है। जिसमें से एक हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, नंबर सेकंड हमारी सोल है। और हमारी जो सोल है उसके बारे में यानी जो रूह के बारे में क्या कहा गया कि ये अल्लाह का अमर है,
ठीक है, मैं नॉर्मली समझता हूं कि अल्लाह हमारे साथ हमारी सोल की शक्ल में मौजूद है। ठीक है, अगर हमें अपनी जिंदगी में अफेक्टिव होना है, अगर हमें अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर परफॉर्म करें। और सोल सेट आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, मगर कब? क्वेश्चन है कि कब। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि बेसिकली कब हमारा सोल सेट जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। नंबर 1, व्हेन यू हैव अ पर्पस। लाइफ में पर्पस की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा पर्पस जो ह्यूमैनिटी रिलेटेड हो। देखिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए। ठीक है, एक जगह किसी ने कोट लिखा हुआ था, मुझे उनका एक कोट बड़ा पसंद था। उन्होंने कहा हुआ था कि बेमकसद जीने से कब्ल उस वक्त मर जाना बेहतर है। तो देखो, जीना जरूरी है, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम शायद कोई बहुत बड़े मैं रोल की बात कर रहा हूँ। देखो, हम अपने इर्द गिर्द जहां पे छोटा छोटा को पर्पसफुल काम कर सके, ठीक है, वो ऐसा क्या है, वो अगेन फाइंड करना हमारी जिम्मेदारी है। मगर कोई ना कोई ऐसा पर्पस तो हमारी जिंदगी में होना चाहिए ना, जो सिर्फ हमारे लिए ना हो, जो इस कम्युनिटी के लिए हो, जो सोसाइटी के लिए हो। ठीक है, वो हम क्या किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हम क्या किसी दूसरे को दे सकते हैं। देखो, जब आप दूसरे के लिए एफर्ट करते हो तो कुदरत आपके लिए एफर्ट करना शुरू कर देती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुदरत खुद फरमाती है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आप करो ना बगैर एक्सपेक्टेशन किसी के लिए एफर्ट। तो लाइफ में ऐसा पर्पस ढूंढो जो वाकई ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, जो वाकई ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो। तो कुदरत आपका साथ देती है। ठीक है, कुदरत आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। तो पर्पस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नंबर 2 है एथिक्स। देखिए, जो हमारा सोल सेट है ना, ये बड़ा पाकीज़ा पार्ट है। ठीक है, बहुत ही पाकीज़ा पार्ट है ये। और इसी पाकीज़गी की अलामत है कि ये वाला जो पार्ट है, ये कहीं पे भी ऐसी जगह हेल्पफुल नहीं होता जहां पे एथिक्स पे कंप्रोमाइज किया गया हो या इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज किया गया हो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप किसी के साथ चीट करके कैसे पॉसिबल है कि कुदरत की मदद मांगे। हम किसी के लिए दुश्वारियां क्रिएट करके कैसे पॉसिबल है कि हमारा सोल सेट हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स को फॉलो करो। ठीक है, जिसका जो राइट है वो आपने देना है, तो कुदरत आपको देना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर हम इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं तो हमारा सोल सेट हमारे साथ जिंदा होता है, वो हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। देखो, अकेले ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, जो बड़े बड़े, अगर आप उनको देखोगे तो वेल्थ में दे आर वेरी रिच, मगर सुकून नहीं है जिंदगी में। सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सोल सेट उनके साथ नहीं है, उनका सोल पार्ट है वो उसके साथ नहीं है। तो अपनी जिंदगी में देखो, अकेला आगे बढ़ने से बेहतर है कि जो आपके साथ है, जो कुदरत ने, देखो वो क्या कहता है, मैं आपके शारक से ज्यादा करीब हूं। ठीक है, जब वो शारक से ज्यादा करीब है तो क्या उसको नहीं देख, वो नहीं देख रहा कि हम इस वक्त किस सिचुएशन में हैं। मगर वो जिस पॉइंट से बैठा देख रहा है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। सबसे पहले तो वो हमें मुश्किलात से भी इसलिए गुजारता है कि हम अगले रोल के लिए प्रिपेयर्ड हो। नंबर 2, उसको पता है मैंने किस स्टेज के ऊपर आपको कितना देना है। ये एक यकीन है जो हमारा उस पर बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं पिछले दिनों एक किसान से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा मेरी हर दफा फसल खराब हो रही है, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा उसका, कई साल हो गए हैं, मैं लॉस पे जा रहा हूं। तो मैंने उसे कहा कि आप किसी शख्स के साथ पार्टनरशिप करो। ठीक है, उस शख्स का रोल और आपका रोल दोनों का इंपॉर्टेंट रोल हो, आप उसके साथ पार्टनरशिप करो। जब आप पार्टनरशिप करके आउटपुट जनरेट करो, आप उस वक्त अपने पार्टनर को धोखा दो, आप उसको उसका शेयर ना दो, क्या वो पार्टनर दोबारा आपके लिए एफर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा? उसने कहा कभी नहीं, मेरे साथ वो बिजनेस भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा देखो, कुदरत ने आपकी सारी मदद की, आपने बीज डाला, आपको पता था वो उगेगा,
उसने कहा नहीं, किसने उगाया? कुदरत ने। आप तो घर होते थे, वहां पे आपकी फसल कौन तैयार कर रहा था, उसकी केयर कौन कर रहा था? उसने कहा जी कुदरत। तो मैंने कहा एट द एंड जब उसके शेयर का टाइम आता है, तब हम क्यों नहीं शेयर देते? हमारी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि कुदरत हमारे लिए कर रही होती है, हम उसके अगेंस्ट क्या कोई रिटर्न दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में? ऐसे कितने क्वेश्चन है, क्या वो हम शेयर दे रहे हैं? देखिए ये सारी चीजें हैं, ये इतना पाकीज़ा पार्ट है कि ये कहीं पे भी कंप्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करता। आए देखें, आपकी कोई ऐसी बिजनेस में मुझे ब्रांड बता दें जो ग्लोबल ब्रांड हो, जो आपकी लोकल ऐसी ब्रांड हो जिसको आप कहेंगे वो एथिकली ग्रो कर किया है उन्होंने। नहीं, ग्लोबल ब्रांड देखें, वो लोग अपनी कमिटमेंट पूरा करते हैं, वो जो कहते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो दुनिया में सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इस सोल सेट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने मैनेज करना है, ये भी याद रखें। कुदरत ने हमें कहा कि हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, चलना आपकी जिम्मेदारी है। आप सीधे रास्ते पे चलोगे, कुदरत आपके साथ चलेगी, आप रास्ता बदलोगे, कुदरत आपका साथ नहीं देगी। ये मेरे अल्फाज हैं, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस। गिव एंड टेक, ठीक है। और याद रखिए, दुनिया में जो बड़े लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दिया ही है, ठीक है। दुनिया में ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह में चीजें आई हैं, कुछ नियम है, बिलीव करें मैं किसी में भी यहाँ पे नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहूंगा किसी के ऊपर तनकीद, ठीक है। हो सकता है वो हमसे बेहतर हो, हमेशा जो सोच होनी चाहिए वो हो सकता है वो मुझसे बेहतर हो। क्या मैं बेहतर हूं? क्या मैं अपना रोल बेहतर परफॉर्म कर रहा हूं? ठीक है। देखो, करप्शन लाजमी नहीं है कि करप्शन हम पैसे की करप्शन, करप्शन टाइम की करप्शन है, करप्शन जिम्मेदारी की करप्शन है, ठीक है। तो हर ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है। और गिव और टेक की मैं जब बात कर रहा हूं, तो ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड वर ऑल गिवर्स। एफर्ट करो, अपने पोटेंशियल को यूज करो। मैं यहाँ पे अभी किसी ने मटेरियलिज्म के बारे में लिखा था, देखो अच्छा कमाना आपको बुरी चीज नहीं है, बिलीव करें, आप पढ़ो कुरान पाक में, देने वाले के इतने ज्यादा इनाम आते हैं, इतने ज्यादा इनाम आते हैं, इंसान हैरान हो जाए। तो आप एफर्ट करो ना, देने वाले बनो, मगर शर्त यह है कि एथिक्स को फॉलो करो, इंटेग्रिटी को फॉलो करो, अपने रोल की इंपॉर्टेंस को फॉलो करो, उस पर कंप्रोमाइज ना करो, ठीक है। तो गिव एंड टेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, इसके ऊपर मैं नॉर्मली एक कोड कहता हूं कि जिस, और गिव एंड टेक के लिए लाजमी नहीं ये देने वाला पैसा ही हो, ये कुछ भी हो सकता है जो आपके पास बेहतर है, ठीक है। आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्किल शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। नॉर्मली मैं इसमें एग्जांपल दे रहा था कि मैं कहता हूँ कि जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ देना, वो कुआं खुश्क हो जाता है। हालांकि सोचने में, देखने में ये बड़ा उल्टा है। अब एक बोतल में आप पानी भर के रखो, उसमें से निकालोगे तो वो खत्म होगा ना, मगर कुदरत का असूल देखो कि कुएं से लोग पानी लेना छोड़ दें तो कुआं खुश्क हो जाता है। इसी तरह इंसानी नॉलेज के साथ है, ठीक है। अगर उससे लोग फायदा उठाना छोड़ दें तो शायद वो जो है उसका फायदा जो नहीं होता उसको भी नहीं होता। तो ये हमारे 4 पिलर्स थे, जिसमें से नंबर 1 था जी हमारा हेल्थ सेट, नंबर 2 था हमारा माइंड सेट कि हम अपने माइंड सेट को मैनेज करें, नंबर 3 था हमारा हार्ट सेट, और नंबर 4 है हमारा सोल सेट, ठीक है। और याद रखें, आगे बढ़ने के लिए एक पुरसकून और पीस ऑफ माइंड होना बड़ा जरूरी। मैंने कहा ना, लाजमी नहीं इनकम जो है वो पैसा ही हो, कुछ चीजें हैं आगे, मगर मैं अब इसको एक फ्यूचर टॉपिक में लेके आऊंगा, तो क्योंकि टाइम हमारा एंड हो गया है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो अपनी जगह यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। अबीर फातिमा ने कि यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। मैंने अगेन बताया ना कि अबीर आप ठीक कह रही हो, मगर हमारा जो डिस्कशन है ना, जो टॉपिक है, वो दूसरे नहीं होने चाहिए। हम क्या है, ठीक है। जब हमने दूसरों से छोड़ के खुद पे आएगा ना, तो ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आज हम क्या है, हमारे लिए क्या है, हम किस रोल के ऊपर हैं, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो इस पे? अच्छा जी, आप लोगों की एक फोटो चाहिए, तो मैं अलाउ करता हूँ आप लोगों को। आप लोग अपनी स्क्रीन्स को ऑन कर लें प्लीज, अटेंडेंस के लिए।
ठीक है, तो आई होप ये एक बड़ा ही टफ टॉपिक है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि जिस टॉपिक पे हम कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल लेके आए, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रैक्टिकल इनसाइट्स एक चैलेंज होता है। तो आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग होगी, और हो सकता है कोई 1% चेंज भी इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है, हमारे लिए शायद वही कंट्रीब्यूट कर सके कहीं ज़िंदगी में। तो इसके अलावा भी हमारे मल्टीपल सेशंस आते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ग्रुप का पार्ट रहें, और जैसे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप लोग जो हैं वो हमारा मैसेज दूसरों तक